Compounding is the eighth wonder of the world. It's wonder only for people who can use it smartly. क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट होती है, एक यूटिलाइजेशन परसेंटेज होती है. अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो आपका सिबिल स्कोर जो है वो SIP ज्यादा बेटर है, लमसम डालना ज्यादा बेटर है. एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है बाय वर्सेस रेंट की, हाउस को लेकर के. आपका इस पर क्या टेक है? खरीदना चाहिए, रेंट कर लो? यहाँ मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो वो पैसा दे रहे हैं उसके बदले उनको कुछ मिल नहीं रहा. ये 93% ट्रेडर्स जो है वो लॉस मेकिंग है, और जो बचे 7% है इसमें से भी 90% वो हैं जो एल्गोरिदम ट्रेड कर रही हैं. कार्ड जब पॉकेट में होता है ना, वो आईफोन बड़ा आपको अचीवेबल लगता है वो गोल. यार वो आईफोन खरीद लेता हूँ मैं 1.5 लाख का जाके. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद है मिस्टर रोहित जैन. इस पॉडकास्ट में हमने कई सारे टॉपिक्स पर बात करी, जैसे कि हमने शुरुआत करी मिडिल क्लास से, इसके बाद हमने SIP, SWP, ट्रेडिंग और हाउस रेंट करना चाहिए, बाय करना चाहिए, ऐसे कई सारे टॉपिक्स पर बात करी है. तो आराम से बैठिए और लुत्फ उठाइए इस पॉडकास्ट का. कैसे हैं रोहित सर आप? बहुत अच्छा हूँ. हमारे देश में ऐसा कहा जाता है कि अमीर तो टैक्स बचा ही लेते हैं, गरीबों को इनकम टैक्स देना नहीं होता, बचा मिडिल क्लास और सरकार उसी का खून चूसती है. अब प्रॉब्लम ये है हमारे देश में कि जो 15,000 रुपये महीना कमाता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है, और जो 1.5 लाख रुपये महीना कमाता है वो भी अपने आप को मिडिल क्लास बोलता है. तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि हमारे देश में मिडिल क्लास है कौन? देखिए ऐसा है कि लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना सोचने का तरीका है. बिकॉज एक सेट स्टैंडर्ड या कोई बेंचमार्क नहीं है, कोई लिमिट नहीं सेट कर रखी कि इससे ऊपर जो है वो मिडिल क्लास है या इससे नीचे जो है मिडिल क्लास है. जनरली एक नंबर हम लोग लेके चलते हैं दिमाग में कि जिनकी सैलरी 50,000 या 50,000 से ऊपर है और 2.5 लाख से नीचे है, ये एक क्राइटेरिया हो गया इन टर्म्स ऑफ अर्निंग. दूसरा क्राइटेरिया हो गया वेल्थ. साल की? मैं मंथली बात कर रहा हूँ. Okay. 50,000 रुपया पर मंथ से लेके 2.5 लाख रुपया पर मंथ, विच सम्स अप टू अराउंड 6 लाख रुपया लोअर साइड में और अपर साइड में 30 लाख रुपए. प्लस आपके पास वेल्थ कितनी है, ये सेकंड पैरामीटर है. तो अप्रॉक्सीमेटली 2 से 2.5 करोड़ रुपए के ऊपर आपके पास वेल्थ है. तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन अगर आप मिला के चलें, कम सैलरी मिलती है, वेल्थ थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा सैलरी मिलती है, वेल्थ थोड़ी सी कम है, अगर कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आप मिडिल क्लास के ब्रैकेट में आते हैं. मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि हाउसिंग बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है. आई मीन इफ यू वर टू बाय अ हाउस इन इंडिया राइट नाउ, मोस्ट ऑफ द सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन्स आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव फॉर अ नॉर्मल गाय. आपके पेरेंट्स ने मेहनत की, प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग की, उन्होंने आपके लिए प्रॉपर्टीज़ बना के छोड़ी, जैसे आप जिनमें रह सकते हैं. अगर आपके होम टाउन में प्रॉपर्टी, आप दिल्ली में रह रहे हैं, तो उसको आप अपने एसेट कैलकुलेशन में काउंट कर सकते हैं. ओके. तो कलेक्टिवली इंडिविजुअल की जगह कलेक्टिवली फैमिली को मैं मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास या उससे नीचे कैटेगराइज कर रहा हूँ. ओके. इंडिविजुअल को नहीं? इंडिविजुअल को नहीं. इंडिविजुअल को कैटेगराइज करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो जाता है बिकॉज एक सर्टेन एज के बाद मैं आपको कैटेगराइज कर सकता हूँ. क्योंकि आप अगर अर्ली अर्नर हैं, अभी अभी आपने कमाना शुरू किया है, तो आपको किसी भी ब्रैकेट में डालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. ओके. तो जो आपने इनिशियल रेंज दी थी 50,000 से 2.5 लाख महीने का, तो 2.5 लाख महीने का बहुत ज़्यादा नहीं है? 30 लाख रुपए महीने के आसपास होते हैं. अगर आप टैक्सेशन उसमें से डिडक्ट कर लें तो जो अमाउंट बचता है, और आप मंथली एक्सपेंसेस जो मेट्रोपॉलिटन्स में इतने एक्सपेंसिव आजकल एक्सपेंसेस हो गए, चीज़ें इतने एक्सपेंसिव, स्कूलिंग, आपका घर चलाना, बाकी चीज़ें, तो उसके हिसाब से अगर आप फाइनल देखेंगे कि रेसिड्यू अमाउंट कितना बचता है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा देख के कि ना के बराबर अमाउंट बचता है. ये जानना चाह रहा था मैं कि जैसे मान लो कोई 26 या 25-26 साल का बच्चा है, या 24 साल का मान लो, जो अभी अभी कमाना जिसने शुरू किया है, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है, अब उसे मान लो अगले 10-15 सालों में या 20 सालों में 1 करोड़ की इनकम जनरेट करनी है, कि मतलब उसकी नेटवर्थ 1 करोड़ हो जाए. क्या ये उसके लिए पॉसिबल है? इस तरह की फाइनेंशियल प्लानिंग का क्या रोड मैप होना चाहिए? देखिए मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ. एक तो सबसे पहले मैं ये मानता हूँ कि पॉसिबिलिटी या नॉन पॉसिबिलिटी ऑफ समथिंग इज ऑल इन योर माइंड, नंबर 1. बट ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से एक्सपेक्ट करें कि मैं बहुत लंबी छलांग लगा दूं बट आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है. तो सबसे पहले आपको कैपेसिटी बिल्डअप करनी पड़ेगी. और एक यंग अर्नर जो शुरुआत कर रहा है अपने करियर की, मैं हमेशा उनको ये रेकमेंड करूंगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ में अपनी करियर प्लानिंग बहुत ज़रूरी है. अगर आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर को देखें या बड़े बिजनेसमैन को देखें या हायर अचीवर्स को देखें, वहाँ आप देखेंगे कि एजुकेशन ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है.
तो फाइनेंशियल प्लानिंग से थोड़ा हटके मैं आता हूँ फाइनेंशियल प्लानिंग पर, बट सबसे पहले ये कहता हूँ जो आप अर्ली अर्नर्स हैं उनको अपने स्किल डेवलपमेंट पे बहुत पैसा खर्च करना चाहिए। दूसरा, उनको नेटवर्किंग बहुत अच्छी करनी चाहिए। ओके। अ मैन इज नॉट एन आइलैंड। आप अकेले कुछ नहीं कर सकते। ये क्या है, एक परसेप्शन बिल्डअप किया है कि किसी बंदे ने अकेले कुछ कर लिया या मैं अकेले ये कर सकता हूँ या वो कर सकता हूँ। आपके पीछे एक पूरा इकोसिस्टम होता है, आपके पीछे काफ़ी लोग होते हैं जिनका आपकी सक्सेस में हाथ होता है। तो नंबर 1 आप मेहनत कीजिए अपनी स्किल डेवलपमेंट पे, नंबर 2 आप मेहनत कीजिए नेटवर्किंग में, और नंबर 3 आप मेहनत कीजिए नए कोर्सेज आइडेंटिफाई करने के लिए या नए एवेन्यूज आइडेंटिफाई करने के लिए, जहाँ की आपकी अर्निंग कैपेबिलिटीज जो है वो और बेटर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं किसी ऑब्सोलीट फील्ड में, तो वो आगे जाके आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए, ऐसा इंजीनियरिंग की बहुत सी ब्रांचेस हैं, आई वुड नॉट लाइक टू नेम देम, बट इंजीनियरिंग की बहुत सी ब्रांचेस हैं जो धीरे धीरे ऑब्सोलीट हो जाएंगी। ओके। जो खत्म हो जाएंगी। जो ट्रेंड में है कंप्यूटर साइंस, एज यू नो ट्रेंड में है। कंप्यूटर साइंस के पार्ट्स भी बहुत हैं, सब कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर साइंस, तो वहाँ बहुत अच्छा स्कोप है गोइंग फॉरवर्ड। ऑटोमेशन हो रहा है वर्ल्ड में, एआई हो गया, एमएल हो गया, बिग डेटा हो गया, इन पे अगर आप स्किल्स एक्वायर करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होगा। नंबर 1 क्लाउड कंप्यूटिंग भी। एब्सोल्युटली। नंबर 2 क्या है कि फाइनेंशियल प्लानिंग पे आते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अर्ली स्टेज में उसको स्टार्ट ज़रूर करें। जस्ट डोंट गेट इंटिमिडेटेड बाय कि इतना बड़ा नंबर है, ये अचीव कैसे होगा। आपको स्लोली डिसिप्लिन के साथ थोड़ा थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करते जाना है इन टर्म्स ऑफ सेविंग्स एंड इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। इसमें अगर मैं थोड़ा सा पॉज लेके अगर आपसे बजटिंग के बारे में पूछूं, जो रूल होता है 50-30-20 वाला, राइट, वो सही है, करना चाहिए? जो देखिए ऐसा है कि 50-30-20 ये थंब रूल है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप 50-30-20 जो है वो सैक्रोसैंक्ट है, बस यहीं रुक जाना है। आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, बट मोर और लेस उसके पास ये चीज़ रहती है। और बजटिंग जो है फाइनेंशियल प्लानिंग का एक पार्ट है। फाइनेंशियल प्लानिंग करने से पहले आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वेयर एम आई स्टैंडिंग राइट नाउ, मेरी यथास्थिति क्या है। नंबर 2, मेरे गोल्स क्या है, मुझे कहाँ पहुंचना है। नंबर 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपके पास वो वेज और मीन्स हैं वहां पहुंचने के लिए। मुझे अंबानी बनना है, बट मैं कहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कोई अंबानी नहीं बन सकता है, मैं ऐसा नहीं कहता कोई अडानी नहीं बन सकता। आप पहुंच सकते हैं। ह्यूमन कैपेबिलिटी की जो सीमा है ना, वो आप और मैं गेज ही नहीं कर सकते। ये हिस्ट्री ने हमें शो किया है। बट थोड़ा सा रीजनेबल होना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा आप कहाँ खड़े हैं, कहाँ जाना है और क्या मीन्स हैं आपके पास। चौथा पॉइंट फिर आता है बजटिंग। आप कैसे उस तरीके को उसको बजट करेंगे, कैसे उस तरीके से पहुंचेंगे वहाँ। और नंबर 5th पॉइंट ये है कि आप कितने कंसिस्टेंटली और कितने डिसिप्लिन के साथ उस ट्रैक पे चल रहे हैं। तो ये 5 कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग के, जो आपको आपके गंतव्य तक पहुंचाएंगे। यू विल रीच योर गोल्स थ्रू दिस। जैसे भी आपने बोला ना कि अंबानी अडानी बन सकते हैं, नेटवर्किंग जरूरी है। मेरे दिमाग में पॉलिटिक्स आई, पॉलिटिकल कनेक्शंस होनी चाहिए। नहीं, देखिए मैं ऐसा है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई अचीवर होता है ना, तो जस्ट टू मैं क्या कहूँ, अपने आप को सांत्वना देने के लिए हम फैक्टर्स बना लेते हैं कि भाई इनका पॉलिटिकल कनेक्शन होगा इसलिए यहाँ पहुँच गए, ये इनकी चिट्ठी लेकर फिल्म इंडस्ट्री गए थे तो इनको रोल्स मिल गए। मैं सेलिब्रिटी की बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज हमारे युवा जो यंगस्टर्स हैं, दे लुक अप टू देम। या हम ये सोचते हैं कि भाई ये फलाना बिजनेसमैन है तो शायद इसने कुछ ना कुछ ऐसा किया होगा कि ये वहाँ पहुँचा। ऑब्वियसली मैं एब्सोल्युटली एग्री करता हूँ, उन्होंने कुछ ना कुछ किया है, बट कुछ ना कुछ क्या किया है उन्होंने, हमसे आपसे अलग सोच रखी, अलग एफर्ट लगाया, अलग दिशा में उन्होंने सोचा, इसलिए वो वहाँ पहुँच गए हैं। नंबर 1, सेलिब्रिटी की अगर बात करें, आपको अगर किसी ने लेटर लिख के दिया है या आपको किसी ने एंडोर्स किया है, वो सिर्फ आपका स्टेपिंग स्टोन हो सकता है इंडस्ट्री में। आगे आपको क्या ले जाएगा? आपका टैलेंट, आपकी मेहनत। और अगर मैं इसको इस कॉन्टेक्स्ट में रखूं कि वर्ल्ड में बिलियनर्स की अगर आप लिस्ट निकाल के देखें, नंबर ऑफ बिलियनर्स हु आर देयर इन द वर्ल्ड, और द टॉप 200 और 300 पीपल इन द वर्ल्ड, उसमें अप्रोक्सीमेटली 85% ऑफ द पीपल आर सेल्फ मेड। दे आर सेल्फ मेड। करेक्ट, सही बात। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको सोच के चलना पड़ेगा।
फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय या लाइफ में ये मत सोचिए कि जिसने पैसा कमाया है उसने गलत तरीके से ही पैसा कमाया होगा। इस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। या दूसरा, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट है? आई डोंट थिंक सो। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट इफ टैलेंट डज नॉट वर्क हार्ड। ठीक है, जैसे अभी स्किल की बात कर रहे थे या सेल्फ मेड की बात कर रहे थे, बट ये कहीं ना कहीं तो है ना कि जो इंडिया के बाहर पैदा हुए कहीं ना कहीं उन्हें कुछ एडवांटेज थी कि वो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बिहार के किसी डिस्ट्रिक्ट की बात करें, दरभंगा या छपरा में पैदा होता तो उसके लिए इतना आसान नहीं होता, तो उसकी जर्नी थोड़ी अलग पड़ जाती। देखिए, मैं जर्नी पे 100% बिलीव करता हूँ कि भाई आप कहाँ से आ रहे हैं, आपका बैकग्राउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं पहले ऊपर की बात करता हूँ फिर नीचे आते हैं। अगर हम कुछ टेक्नोलॉजी के साइड में जो सेलिब्रेटेड लोग हैं, जो किसी टाइम पे वर्ल्ड में नंबर 1 पे भी रहे हैं, उनकी अगर बात करें, फॉर एग्जांपल बिल गेट्स की बात करें, तो आप मैल्कम ग्लैडवेल की बुक है आउटलायर्स, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बैकग्राउंड था उनका, उनको कहाँ से सपोर्ट मिला। तो उन्होंने जीरो से स्टार्ट नहीं किया, दे वर एट अ सर्टेन लेवल, उनकी फैमिली एक सर्टेन लेवल पे थी, उसके बाद उनके स्किल्स थे जो उनको उतना आगे लेके गए। इसका मतलब मैं दोबारा ये कह रहा हूँ, आपको डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है एज फार एज फाइनेंस इज कंसर्न, एज फार एज योर करियर इज कंसर्न। आपके पास आसमान है छूने के लिए, आपके अंदर वो जज्बा और आपके अंदर वो काबिलियत होनी पड़ेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू योर सेकंड पॉइंट विच वाज ऑब्वियसली योर फर्स्ट पॉइंट, कि बिहार से अगर कोई स्टार्ट कर रहा है या फॉर एग्जांपल कोई नॉर्थ ईस्ट से आ रहा है, आपको अपने स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और नंबर 2, आपको ऐसी जगह आके काम करना पड़ेगा जहां पे स्कोप है आगे बढ़ने का। मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं। मैंने अपना काफ़ी समय झारखंड में स्पेंड किया है। आई वॉज बॉर्न एंड बॉट अप इन नॉर्थ ईस्ट। ओके, यस। कौन सी स्टेट? आई एम फ्रॉम असम, बॉर्न एंड बॉट अप नियर तेजपुर। आर्मी का बहुत बड़ा बेस है वहाँ पे। वहाँ से मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो बहुत वेल सेटल्ड हैं। रांची से मेरे फ्रेंड हैं जो अब्रॉड में सेटल्ड हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कुछ हार्डवेयर साइड में हैं। आई हैव कपल ऑफ माई फ्रेंड्स जो दिल्ली एनसीआर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, इंडिया के अलग लोकेशंस पे हैं। ये मेंटल ब्लॉक नहीं था कभी भी उनके दिमाग पे कि हम कहीं नहीं पहुंच सकते। उनके पास इनिशियली वो फैसिलिटीज़ नहीं थी। प्रॉपर हिंदी मीडियम स्कूलों से आए जहाँ एजुकेशन लेवल उतना अच्छा नहीं होता था, प्लस आपके आसपास जो लोग हैं, जो आपके साथी हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको एलिवेट करने के लिए। करेक्ट। वो नहीं अवेलेबल थे उनके पास। ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट आपके आसपास जो लोग हैं, आपका फ्रेंड सर्कल जो है, एनवायरनमेंट जो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नॉट ओनली इन योर एजुकेशन, आपके फाइनेंशियल प्लानिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहाँ से आए, वो उस जगह पहुँच गए। फाइनेंशियल प्लानिंग में मैं आपको बताता हूँ, आपके 5 दोस्त हैं, 4 स्पेंड थ्रिफ्ट हैं, एक आप जो हैं वो इस लाइन पे सोच रहे हैं कि मुझे पैसा बचाना है, मुझे फाइनेंशियल प्लान जो अपना है उसको फॉलो करना है और एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है। आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हो तो, क्योंकि आप वो क्या होता है कि भावना में बह जाते हैं बेसिकली। कहने का मतलब, आप उनके साथ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, उनके साथ रहेंगे तो ये एक फैशन वाला बहुत बड़ा इशू हो जाता है। फोमो एक बहुत बड़ा कल्चर हो गया है। ये तो है। ठीक है, तो आपको अपने पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जैसे बैंक डिसीजंस की मैं बात करता हूँ, अभी यंगस्टर सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, लेफ्ट आउट वाली फीलिंग आ रही है, मोर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे दिखाया जा रहा है वो रियल लाइफ नहीं है। जस्ट लाइक हमारी फिल्मों में जो किरदार अदा करते हैं ना, वैसे समझ लीजिए वो एक किरदार अदा कर रहे हैं वहाँ पे। आपको अपनी बेस्ट साइड ऑफ द लाइफ दिखा रहे हैं, पीछे आपको पता नहीं है क्या हो रहा है। आई नो पीपल, यू वोंट बिलीव, देयर आर पीपल जिनकी तनख्वाह 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए महीने है, बट दे आर लिविंग फ्रॉम पे चेक टू पे चेक, और वो क्रेडिट कार्ड के ऊपर में भी निर्भर हैं। ओके। तो फाइनेंशियल प्लानिंग ऐसा नहीं है कि बेस लेवल पे इंपॉर्टेंट है। अगर 3 लेवल पे कैटेगराइज करें, अर्ली स्टार्टर, मैरिड विथ स्पाउस ऑल्सो वर्किंग, एंड नंबर 3 इन योर मिड लाइफ, बेसिकली 40s एंड अबव। हर किसी को फाइनेंशियल प्लानिंग करने की जरूरत है। नॉट ओनली दैट, रिटायरमेंट के बाद भी फाइनेंशियल प्लानिंग की जरूरत है, बिकॉज ऑल द मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपके पास में इनकम का सोर्स नहीं होता, तो जो आपने एसेट्स गैदर किए हैं वो आपको हेल्प करते हैं सर्वाइव करने के लिए, नॉट ओनली सर्वाइवल बट एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए। ठीक है, और बहुत बार ऐसा होता है, हॉबीज होती है जो आप अपने करियर में परस्यू नहीं कर पाए, तो वो आपको हेल्प करता है, आपका जो कॉर्पस है, कि आप रिटायरमेंट के बाद
कितनी अच्छी और कितनी फ्रूटफुल लाइफ जी सकते हैं। ओके, मतलब कि स्किल्स डेवलप करो, डिसिप्लिन से। स्किल्स इनिशियली डेवलप कीजिए, हाँ। जो कि आगे जाके आपको मैनीफोल्ड रिटर्न्स देंगे। करेक्ट। डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कितना पैसा आप बचा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना पैसा आप डिसिप्लिन के साथ में कंसिस्टेंटली बचा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, किसी बहुत बड़े मार्केट के प्रो ने कहा है कि अ पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। करेक्ट। ठीक है, पैसा कमाने में जितना जोर आता है बचाने में भी उतना जोर आता है, इसलिए वो इक्विवेलेंट है। करेक्ट। यहीं आपने नेटवर्किंग और एनवायरनमेंट की भी बात करी, मुझे वो एक लाइन याद आ गई जिसमें कहा था कि बड़े बूढ़े कह गए हैं कि आप मुझे अपनी संगति दिखाओ, मैं आपको आपका भविष्य दिखाता हूं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। ओके, अब थोड़ा एक्सपेंस पर मूव करते हैं। हाँ जी। एक्सपेंसेस पर, तो आज के समय में बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। हाँ जी। क्रेडिट कार्ड भी उनमें से एक बिल्कुल। है, और उन क्रेडिट कार्ड्स की भी बहुत सारी वेराइटीज अवेलेबल बिल्कुल। हैं जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं सुनने में कि बिल्कुल। आपको ये मिल रहा है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि आप एक ऐसी फाइनेंस कंपनी हाँ। चलाते हो, उसके हेड हो, तो आप क्रेडिट कार्ड्स को कैसे देखते हैं, सही है गलत है? देखिए, ऐसा मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ सबसे पहले कि मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। मैंने जब करियर अपना स्टार्ट किया था उसी समय बैंक ने मुझे क्रेडिट कार्ड दिया, बट कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में एकदम क्लियर थी। एक तो ऐसा है कि मैं अब्यूज़ नहीं करूँगा क्रेडिट कार्ड का, प्लस आई वेंट थ्रू ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस। बेसिक रिवॉर्ड पॉइंट्स जो मिलते हैं, कहाँ आप बेनिफिट्स उठा सकते हैं, कहाँ नहीं उठा सकते, और आपकी क्रेडिट स्कोर जो होता है जिसको सिबिल स्कोर बोलते हैं, उस पर कितना फ़र्क पड़ सकता है। उस समय सिबिल इतना प्रोमिनेंट नहीं था, वो बाद में रियलाइज हुई चीज़ है, बट आपका क्रेडिट हिस्ट्री खराब नहीं होनी चाहिए। ओके। तो इनिशियली मैंने क्या किया कि बेस कार्ड मुझे मिला, आई विल नॉट नेम द कार्ड, विल कम टू दैट लेटर ऑन मे बी इन आवर नेक्स्ट पॉडकास्ट। तो मैंने कार्ड यूज़ किया और बहुत जुडिशियसली उसको यूज़ किया। सिमिलरली वो बैंक वाले मुझे अपग्रेड करते चले गए और आज मेरे पास टॉप ऑफ द लाइन कार्ड्स हैं। ओके, कितने कार्ड्स हैं टोटल? मैं 2 या 3 कार्ड्स रखता हूँ, उससे ज़्यादा कार्ड नहीं रखता। एक डेबिट कार्ड रखता हूँ, Okay. बेसिकली समवेयर क्लोज टू 2 और 3 टॉप ऑफ द लाइन क्रेडिट कार्ड्स रखता हूँ। एक डेबिट कार्ड और 2-3 क्रेडिट 2-3 क्रेडिट कार्ड्स रखता हूँ। ओके। टू ईच इज ओन। देखिए, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है, बट मैं 2 या 3 क्रेडिट कार्ड से ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हो हूँ। जाते हैं 2-3 भी? देखिए, ऐसा है कि आप यूज़ करने का तरीका आना चाहिए आपको। उसमें क्या होता है, जनरली जो पहला कार्ड है, जो मेरा सबसे प्रेफर्ड कार्ड है, वो ज़्यादा यूज़ होता है। बाकी 2 कार्ड्स जो मैं आई विल कम टू इट कि बेनिफिट्स कैसे डिराइव करते हैं। बेसिकली क्या होता है, कार्ड्स में आपके 3 फैक्टर्स होते हैं जिनके बेसिस पे आप कार्ड्स चूज करते हैं। सबसे पहले तो क्या है, स्पेंडिंग ऑब्वियसली कार्ड के थ्रू आप करेंगे। स्पेंडिंग किस चीज़ पे कर रहे हैं आप? ट्रैवल पे कर रहे हैं, करेक्ट। बाहर खाना खाने के लिए फूड पे यूज़ कर रहे हैं, करेक्ट। क्लोथिंग पे यूज़ कर रहे हैं, एंड देयर आर अदर एक्सपेंसेस ऑल्सो। तो कैटेगराइज कर रखा है कार्ड को कि कहाँ आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे ज़्यादा, किस तरह के स्पेंड पे। प्लस बिजनेस के अंदर कुछ लोगों का पेट्रोल पे एक्सपेंस है, तो उस पर सरचार्ज वेवर मिल जाता है। करेक्ट। सिमिलरली बहुत सी चीज़ें हैं। आप कुछ ऐसे कार्ड्स हैं, आप अगर मूवी देखने जाएँ तो आपको एक पे एक टिकट्स फ्री है। कुछ कार्ड्स ऐसे हैं जो आप सर्टेन ऐप्स के थ्रू अगर आप रेस्टोरेंट बुक करते हैं तो रेस्टोरेंट के 20, 30, 40, 50% डिस्काउंट के ऊपर आपको कार्ड में 15% के आसपास का डिस्काउंट और मिलता है। ओके। तो ये अच्छा। जुडिशियसली आपको यूज़ करना पड़ेगा। मैं ऐसे कार्ड यूज़ कर रहा हूँ जहाँ मुझे एडिशनल जो आपके ऐप्स हैं, जहाँ पे आपको होटल बुकिंग के ऊपर, आई मीन रेस्टोरेंट्स के ऊपर आपको 35, 40, 50% डिस्काउंट है, उसके ऊपर एडिशनल मुझे 15% डिस्काउंट मिलता है। ओके। नंबर 1। तो ये रिवॉर्ड पॉइंट से कैशबैक डायरेक्ट? ये स्ट्रेट अवे आपको Cashback. डिडक्शन मिलता है। देयर इज नो कैशबैक। ओके। आप जब बिल का पेमेंट करते हैं, टोटल कैलकुलेशन 50% होती है, उस पे माइनस होती है 50%, उसके ऊपर एडिशनल मुझे 15% का ऑन द स्पॉट डिस्काउंट मिल जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर कार्ड्स की बात करें तो आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को जुडिशियसली एक्यूमुलेट करके और अगर आप उसको बाद में स्पेंड करें ना, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये नियम बना रखा था कि मैं कार्ड्स के पॉइंट एक्यूमुलेट करके आई यूज्ड टू बाय गोल्ड फ्रॉम इट। अच्छा। गोल्ड कॉइन्स खरीद लिए या उसको कन्वर्ट कर लिया, फिर गोल्ड खरीद लिया। क्यों पर गोल्ड ही क्यों? मैं बताता हूँ आपको। कार्ड मैंने यूज़ किया है कहीं स्पेंड करने के लिए, उसमें मुझे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। अगर उस रिवॉर्ड पॉइंट को मैं एयर माइल्स में यूज़ करता हूँ तो ठीक है, अगर होटल बुकिंग में यूज़ करता हूँ तो भी ठीक है। मुझे हमेशा ऐसा लगा कि मैं किसी ऐसे एसेट पे इन्वेस्ट करूँ उसको जो और अप्रिशिएट करे। तो रिवॉर्ड से आपको बेनिफिट मिला, प्लस मैंने गोल्ड जो खरीदा है अप्रोक्सीमेटली
₹6,500 6,000 लास्ट मुझे याद है, मतलब एज फार एज आई रिमेम्बर 6,000 रुपए तक मैंने गोल्ड खरीदा है नीचे। 6,000 6,000 जो अभी 80-82 एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो उस समय अप्रोक्सीमेटली 5,500-6,000 के आसपास रेट थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इफ आई कैन रिकॉल निफ्टी करेक्टली। कितना था उस समय? निफ्टी लास्ट मुझे याद है जो मैंने निफ्टी देखा था वो अराउंड 2,500-2,500 के आसपास मैंने निफ्टी देख रखा है जब से मैंने निफ्टी ट्रैक करना शुरू किया। गजब। तो चीज़ें कंपाउंड होती है, बोथ साइड कंपाउंड होती है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है कि जो कंपाउंडिंग फैक्टर होता है ना, जैसे एट्थ वंडर कहते हैं कि कंपाउंडिंग इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। करेक्ट। इट्स वंडर ओनली फॉर पीपल हु कैन यूज इट smartly. Those who understand compounding use it at their benefit. People who can't use it at their benefit pay the compounding cost. करेक्ट। SIP में आपको 15%, 12%, 10%, 18% जो इंडिकेटिव रिटर्न बताते हैं। सिमिलरली अगर आप कार्ड पे कैश विड्रॉल पे एक्सपेंसेस देखें, या अगर आपने डेडलाइन मिस कर दी है और उसके ऊपर जो कंपनीज इंटरेस्ट चार्ज करती हैं, अगर आप वो उसको कंपाउंडिंग उसकी करते जाएं, यहाँ के ज़्यादा वहाँ ज़्यादा नुकसान है। यहाँ फ़ायदे की जगह SIP के फ़ायदे से ज़्यादा वहाँ नुकसान है आपको। इसीलिए कहते हैं पैसा बचाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट तो ऑटोमेटिकली आप बचाएंगे तो हो जाएगा आपका। करेक्ट। अभी जैसे हम क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसी चेक पॉइंट्स आप बताना चाहो जो देखने ही चाहिए क्रेडिट कार्ड लेने से पहले? नेसेसरी चेक पॉइंट्स। करेक्ट। सी देखिए, इनिशियली क्या है, मेरा क्रेडिट कार्ड लेने का क्राइटेरिया ये है कि अगर आप यंगस्टर हैं, अभी हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं उन लोगों की जिन्होंने अपना करियर अभी स्टार्ट किया है और पीछे उनका फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं रहा है। आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, तो थोड़ा सा एक एडवांटेज मिल गया मुझे उस चीज़ का। बट क्या होता है कि आप अगर अपना करियर स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्या होता है कि यू हैव टू टेस्ट कि आपकी क्षमता क्या है। ठीक है ना? ठंड में जब नहाने जाते हैं ना, तो सबसे पहले हाथ डाल के चेक करते हैं पानी कितना ठंडा है। ठीक है? सिमिलरली यू हैव टू टेस्ट दैट। और टेस्ट ट्रायल के लिए आपको कोई भी कार्ड लेना है, कोई भी बेसिक कार्ड लीजिए जिसमें ज्वाइनिंग फी ना हो। ओके। एनुअल फी नहीं हो, ना एनुअल चार्जेस हो, ना ज्वाइनिंग फी हो। एग्जाम्पल दे सकते हो ऐसी किसी कार्ड का? जैसे अमेजोन का ICICI वाला है। अमेजोन ICICI, अदर कार्ड्स ऑल्सो। हम कार्ड्स के बारे में अगले पॉडकास्ट में डिटेल से डिस्कस करेंगे। ठीक है? और ये भी डिस्कस करेंगे कि आउट ऑफ 10-15 गुड कार्ड्स क्या क्या बेनिफिट है, आपको क्या सूट करेगा। दैट विल बी अ बिगर। वैसे जैसे अभी आप दे रहे थे, टच करें हम सारे चेक पॉइंट्स को, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट जो आप बताना, जैसे अभी आपने बताया कि ज्वाइनिंग फीस ना हो, एनुअल फीस ना हो। मैं आ रहा हूँ उसमें। ज्वाइनिंग फीस ना हो और एनुअल चार्जेस नहीं हो उसके ऊपर। तीसरा आपको ये देखना है, एटलीस्ट आप 1 साल वो कार्ड यूज करके देखिए। ओके। और आपको ये चेक करना है कि अपने टेम्पटेशन पे आप कितना चेक लगा सकते हो। कार्ड जब पॉकेट में होता है ना, तो वो आईफोन बड़ा आपको अचीवेबल लगता है, वो गोल, यार वो आईफोन खरीद लेता हूँ मैं 1.5 लाख का जाके। ये घूमने चला जाता हूँ मैं, या मतलब अदर एक्सपेंसेस एज यू नो, ये शू खरीद लेता हूँ 15,000 का। आपके फाइनेंशियल प्लान में फिट होता है कि नहीं होता है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग योर टेम्पटेशन ना, तो आपको पता चल जाएगा आप जुडिशियसली वो कार्ड यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। 1 साल में जब आपको अपना स्पेंडिंग पैटर्न समझ में आ जाए और आपको अपना बेसिकली क्या है कि तरीका समझ में आ जाए कि किस तरह से आप स्पेंड करते हैं, तो जब आपको ये आउटलाइन मिल जाएगी ना कि किस तरीके से क्या करते हैं, तो 1 साल के बाद में फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि अब आपकी स्पेंडिंग किस चीज़ में ज़्यादा है और कौन सा कार्ड उस स्पेंडिंग के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल है। ये जो टैगलाइन थी, पहले इस्तेमाल करें फिर। एब्सोल्युटली। शायद इसके बारे में लोग डिस्कस करते नहीं है, बट ये मेरा अपना तरीका रहा है। मैंने 1 साल चेक किया कि मैं क्रेडिट कार्ड के काबिल हूँ कि नहीं। क्रेडिट कार्ड मेरे काबिल नहीं है, मैं क्रेडिट कार्ड के काबिल हूँ कि नहीं। मैंने चेक किया पूरे साल भर में कि मैं अपनी कौन सी पेमेंट जंप कर रहा हूँ। एंड फॉर्चुनेटली 1 साल तक मैंने अपनी एक भी पेमेंट जंप नहीं की। और इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बहुत हाई सैलरी से स्टार्ट की है। मैंने बहुत समझ लीजिए एक रीजनेबल अमाउंट से अपना करियर स्टार्ट किया था। तो मैं रिलेट कर सकता हूँ लोगों के साथ और मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ उस चीज़ के बारे में। जो वो ऑटो स्वीप का एक फीचर होता है, लोगों को इतना भी नहीं पता होता। बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें कि अगर आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हो तो उसको ऑन करवा लो, जस्ट इन केस अगर आप भूल जाओ तो वो ऑटोमेटिकली आपके डेबिट कार्ड से डिडक्ट हो जाए पैसे और उसकी पेमेंट हो जाए कार्ड की, वरना फंस जाओगे उसमें। देखिए उसमें 2 चीज़ें हैं।
एक तो क्या है, लोग मैंडेट देते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे कि भाई ये सर्टेन फैसिलिटी चाहिए, अमेजोन का ये चाहिए, फलाना चाहिए, तो मैंने अपने कार्ड पे मैंडेट दे दिया उस चीज़ का। अभी तो क्या है कि आई मीन देयर इज़ नो एस्केप टू इट, बट देयर वाज अ टाइम जहां आप वो मैंडेट देने की ज़रूरत नहीं होती थी। आप मंथली, 6 मंथली, एनुअली आप उसका पेमेंट कर सकते थे। मैं जनरली मैंडेट को डिस्पाइज करता हूँ। आई डोंट लाइक मैंडेट्स ऑन माई कार्ड, नंबर 1। मेरे तो यूपीआई में भरे पड़े मैंडेट। मैं मैंडेट को पसंद नहीं करता है, क्योंकि क्या होता है, बहुत बार वो चीज़ आपको 2 या 3 महीने के बाद समझ में आ जाता है कि आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है, बट वो मैंडेट का अमाउंट इतना छोटा होता है ना कि वो मैंडेट वो ट्रिगर करता चला जाता है, आपको पता नहीं चलता कि पैसा डिडक्ट होता चला गया आपके अकाउंट से। दूसरा, क्रेडिट कार्ड पे एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि क्रेडिट कार्ड नेसेसरी है ही क्यों, आपको ये समझना है। ठीक है, 52 डेज की साइकिल है, अगर आप वो साइकिल को राइड कर लेते हैं तो आप वो 52 डेज का इंटरेस्ट बचा रहे हैं अपने अकाउंट पे, किसी और के पैसे से आप जो भी एक्सपेंस है आपका उसको पूरा कर रहे हैं। एग्जैक्टली, वो करें तो बड़ी स्मार्टली आप उस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन आपको ये लगता है कि दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ माई अर्निंग, कि मैं सपोज मैं 25,000 रुपये कमा रहा हूँ और मेरे को कार्ड से 20, 25, 30,000 रुपये और मिल जाएंगे महीने के, तो ये मेरी कमाई है। नहीं है, ये पिटफॉल है। आप कहीं जाके इतना बुरी तरह गिरेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। ओके, मतलब ये माइंडसेट होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। आपको आपकी एज में आपको ये लग रहा होगा, बड़ी अजीब सी बात लग रही है वही, क्योंकि सबका यही होता है। बट आफ्टर स्पेंडिंग सो मेनी ईयर्स यूजिंग अ कार्ड एंड इन द इंडस्ट्री, इन द फाइनेंशियल इंडस्ट्री, आपको इस चीज़ पे बड़ा चेक लगाना पड़ेगा। नंबर 2, क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट होती है, एक यूटिलाइजेशन परसेंटेज होती है। अगर आप अपने क्रेडिट लिमिट को पूरा यूटिलाइज कर रहे हैं, यू विल बी सरप्राइज टू नो आपका सिबिल स्कोर जो है वो इम्पैक्ट करेगा उस पर। ये भी होता है? यस, आपको अगर लाख रुपए क्रेडिट कार्ड पे लिमिट है और आप अगर 90 हज़ार हर महीने क्रेडिट कार्ड पे यूज कर रहे हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स तो मिल जाएंगे, बट आपका सिबिल जो है वो पीछे इम्पैक्ट हो जाएगा, नीचे, मतलब नीचे गिरेगा। यस, बट हम तो ज्यादा यूज कर रहे हैं ना। यूटिलाइजेशन फैक्टर होता है। हम जब क्रेडिट कार्ड के बारे में डिस्कस करेंगे तो विल कम टू इट कि क्या यूटिलाइजेशन परसेंटेज होनी चाहिए, जिससे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन परसेंटेज, जिससे कि आपका सिबिल स्कोर जो, और सिबिल स्कोर की बात मैं बताता हूँ, आपके सिबिल स्कोर से ना आपका होम लोन इम्पैक्ट करता है, विच इज व्हाट एवरीबडी नोज। 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर आपका सिबिल अच्छा है तो 1% का ड्रॉप आ सकता है। अगर आपका सिबिल 800 प्लस है या 850 के आसपास है, जो लोन आपको 9% पे मिल रहा है, वो लोन आपको कितने में मिलेगा? 8 पे मिलेगा। नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मिलेगा। आपने 2 करोड़ रुपए का कोई घर लिया है, 2 करोड़ पे 30 साल पे या 20 साल का आप लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आप वो दुगना पेमेंट करते हैं उसके ऊपर। अब आप सोचिए वो जो इंटरेस्ट फैक्टर 1% का कितना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर देगा। तो क्रेडिट कार्ड बहुत अच्छी चीज है। ओके, अगर ढंग से यूज करना है। बिल्कुल, आप शेयर पे बैठे हुए हैं, आप शेयर की सवारी कर रहे हैं। ओके, ठीक है, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए। एक कल्चर और काफी पॉपुलर है, जेनजीज कह लो एक तरीके से हम सब में, कि बाय नाउ पे लेटर, BNPL। यस, इस चीज को आप कैसे देखते हैं? ये क्रेडिट कार्ड के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेम यही चीज, इक्विवेलेंट टू क्रेडिट कार्ड, बाय नाउ पे लेटर। तो इस मतलब क्या बेटर है? क्रेडिट कार्ड अगर हम यूज करें तो फिर इसकी जरूरत क्यों है? क्रेडिट कार्ड यूज कीजिए, आपको 50 डेज का रिवॉल्विंग क्रेडिट मिल रहा है। कंपनीज के माइंडसेट से वो ये चीज क्यों लेकर आए? देखिए, ऐसा है कि एवरीथिंग इज ड्रिवन बाय एल्गोरिथम्स। हम अभी कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम्स की बात करते हैं, बट हमेशा से एल्गोरिथम्स काम कर रहे हैं। ठीक है, इनका एल्गोरिथम ये कहता है, इनकी स्टडी ये कहती है कि कितने लोग हैं, जैसे आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वैसे ही आपकी तरह कितने यंगस्टर्स हैं जिनको ये लगता है कि हमें लिमिट में पैसा खर्च करना चाहिए। हार्डली 1%, मे बी लेस देन 1%। तो वो उनके टारगेट कस्टमर्स हैं। मैं उनका टारगेट कस्टमर नहीं हूँ। वो मुझे अच्छा कार्ड ऑफर कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, दे शुड ऑल्सो बी थैंकफुल टू मी बिकॉज आई हैव बीन अ लॉयल कस्टमर टू देम। बट मैं उनका कस्टमर नहीं हूँ इन टर्म्स ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ रेवेन्यू। आप उनके कस्टमर हैं। ओके, आप उनके टारगेट कस्टमर हैं। अच्छा, 35, 36% इंटरेस्ट जो आप पे कर रहे हैं उनको, उससे क्रेडिट कार्ड कंपनी चल रही है, नंबर 1। प्लस आपकी जो स्पेंडिंग है उसके बेसिस पे जो वेंडर है या मर्चेंट्स हैं उनसे भी वो फी चार्ज करते हैं। तो दिस इज नॉट अ जीरो सम गेम, दिस इज आउट एंड आउट अमेजिंग बिजनेस जिसपे कि जबरदस्त कमाई होती है। करेक्ट। इसी में EMI कल्चर भी आता है। हाँ जी, जिनकी सैलरी मान लो 20,000 रुपये महीना, 30,000 रुपये महीना है, वो भी 1-1, 1.5 लाख के फोन चला रहे हैं EMI की वजह से। बिल्कुल। तो आप इस चीज को कैसे देखते हैं? EMI ऐसा है कि आईफोन इज अ वंडर,
करेक्ट। ठीक है, उसने हमारी इंडस्ट्री को, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री को बदल दिया, इन द सेंस कि आप वो जो गैजेट आपके हाथ में आया वो दैट वाज अनप्रेसिडेंटेड, किसी ने सोचा भी नहीं था कभी कि एक छोटे से इंस्ट्रूमेंट में ऐसा कमाल हो सकता है। ठीक है, कुछ समय के बाद, जैसे इनिशियली ब्लैकबेरीज होते थे, उसके बाद में दूसरे फोन्स आए और फिर आईफोन इतना पॉपुलर हो गया। एक स्टाइल स्टेटमेंट है आईफोन के अंदर। अगर आप किसी यंगस्टर से मिलें तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि 30% से ज़्यादा लोग आईफोन के फीचर्स को यूज़ नहीं करते हैं। Correct. वो भी मैंने मैक्स बता दिया आपको, Correct. 30%। अग्री। और जिनको उसकी ज़रूरत है, आई हैव मेट पीपल जो अमेजिंग फोटोग्राफर्स हैं और भी तरीके से फ़ोन्स को यूज़ कर सकते हैं, देयर आर अदर थिंग्स ऑल्सो, उनके पास वो लेटेस्ट गैजेट नहीं होता। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको सिर्फ कॉलिंग करनी है, बट बीइंग अ मिलियनेयर और मे बी वर्किंग इन अ मल्टीनेशनल कंपनी विद अ वेरी हाई पैकेज, वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं टॉप ऑफ द लाइन। यूटिलाइजेशन नॉट ओनली 10-15%, मे बी मैक्सिमम 30-35%। तो उनके लिए तो जस्टिफाइड, उनकी तो सैलरी इतनी है। उनकी सैलरी है, बट वो गैजेट जस्टिफाइड है कि नहीं है उनके लिए? हाँ, ये बात है। गैजेट जस्टिफाइड नहीं, बट आपका पॉइंट एकदम सही है। वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो 10% यूज़ करें या ना करें या अपने पास भी रखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, मैं मानता हूँ। बट समबडी हुज एन अपस्टार्ट, जो अभी जिसने अपना करियर स्टार्ट किया है, क्या ज़रूरी है उसके पास में आईफोन 16 प्रो मैक्स या जो आप कहते हैं वो होना ज़रूरी है उसके पास? तो ईगो हर्ट हो जाएगी उसकी। एब्सोल्युटली। तो ये कंट्रोल करना अपने पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अगर गैजेट रखना है यूटिलिटी के हिसाब से, उनके 2-3 मॉडल अगर आप नीचे आए जो मार्केट में अवेलेबल हैं, वो बहुत स्टीप डिस्काउंट पे मिलते हैं आपको। और जो आपको फैसिलिटीज़ चाहिए उसमें से, वो आपको इक्विवेलेंट फैसिलिटीज़ मिलती हैं, इक्विवेलेंट फीचर्स मिलते हैं आपको उसमें से। करेक्ट। अभी जैसे इंडिया में तो आईफोन का क्रेज़ इतना है, हालांकि सैलरी इतनी नहीं होती, लेकिन अगर हम फॉरेन कंट्रीज से कंपेयर करें, जैसे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वहाँ एवरेज पर कैपिटा इनकम अगर देखोगे तो $4,000 $5,000। आईफोन की कॉस्ट कितनी? $1,200। यानी कि एक सैलरी में आप 2 से 3 आईफोन इकट्ठे खरीद सकते हो। और यहाँ वही काम करने में आपको 1 साल लग जाएगा या उससे भी ज़्यादा। देखिए, ऐसा है ना, हमारे यहाँ इनकम डिस्पैरिटी है बहुत काफ़ी। ज़्यादा। तो आपको जो ये लग रहा है ना कि जो आप पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं, जो आईफोन यूजर्स हैं उनका पर कैपिटा इनकम कंपैरेटिवली ज़्यादा है। आई मीन इफ यू नहीं, अभी जैसे पीछे एक रील भी वायरल हुई थी, उसमें काफी गरीब बच्चा था, उसकी माता फूल बेचती थी। मैं आ रहा हूँ, देखी होगी आपने? नहीं बिल्कुल, मैं आई वाज जस्ट कमिंग टू इट। तो 2 सेक्शन ऑफ क्राउड है बेसिकली। एक सेक्शन ऐसा है जिसकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नेशनल एवरेज, पर्सनल उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो अफोर्ड कर सकता है, वो यूज कर रहा है, वो फ्लॉन्ट भी कर सकता है, बट सब एक लेवल पे नहीं होते। हैव नॉट्स जो हैं, जैसे आपने बताया कि वो बच्चा जिसने अपने पेरेंट्स पे प्रेशर डाला, अपनी मदर पे, वो माँ रो रही थी जब वो आईफोन खरीद रहा था। करेक्ट। लाख रुपए किसी उस बच्चे से पूछिए या उस पेरेंट से पूछिए जो सुबह से लेकर शाम तक काम कर रहा है, वो आपको बताएगा लाख रुपए की क्या वैल्यू होती है। तो उस माँ का दिल रो रहा होगा। थोड़ी सी समझ उस बच्चे में होती, इस रेस में नहीं दौड़ रहा होता वो, तो शायद वो पैसे वो अपने पेरेंट्स के पास रहने देता या उसका कुछ अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकता था पैसे का। उस लाख रुपए से शायद वो कुछ ऐसी स्किल अचीव कर सकता था जिससे कि आने वाले टाइम के अंदर वो शायद इससे अच्छे आईफोन्स अफोर्ड कर सकता था। किस समय क्या खर्च करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सही बात। इस पर वॉरेन बफेट का एक कोट भी है, द फास्टेस्ट वे टू बिकम पुअर इज टू शो दैट यू आर रिच। एब्सोल्युटली, फिट बैठता है। एब्सोल्युटली। आपने कभी मिस्टर बिल गेट्स को देखा है, उनके पहनावे को देखा है आपने? करेक्ट, एकदम सिंपल। आपने कभी मार्क ज़करबर्ग को देखा है? टी शर्ट में घूमता है। एब्सोल्युटली, और वो भी रिपीटेड, करेक्ट, रिपीटेडली सेम कॉस्ट्यूम, बिकॉज ही डज नॉट वांट टू वेस्ट हिज टाइम। और उनके कंपैरिजन में अगर हॉलीवुड सेलेब्स को देखोगे, खैर उनका तो काम ही अच्छा। देखिए, ऐसा है, हॉलीवुड सेलिब्रिटीज के साथ में इसलिए हम कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज उनकी बिजनेस की डिमांड है, वो दिखेंगे तो बिकेंगे। एब्सोल्युटली, बिजनेस की डिमांड है, देन दे आर बीइंग पेड हाईली गुड और बिगर सैलरीज। दे आर बीइंग पेड सो रिचली बाय दीज कंपनीज टू प्रमोट देयर ब्रांड्स। करेक्ट। अब थोड़ा मैं इंश्योरेंस टॉपिक को टच करना चाहूँगा। जैसे इस समय मार्केट में 10 तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है। हाँ, आईफोन की हमने बात करी, उसकी भी इंश्योरेंस होती है। तो आपके अकॉर्डिंग कौन सी मस्ट इंश्योरेंस है जो हर किसी को लेनी ही चाहिए? और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर दूं, और लेते समय क्या क्या वो चेक पॉइंट्स है जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, ऐसा है, इंश्योरेंस, आईफोन इंश्योरेंस तो क्या है, बहुत बात की बात हो गई। सबसे पहले तो क्या है कि ह्यूमन लाइफ जो होती है ना, उसकी वैल्यू सबसे बड़ी होती है। ठीक है,
तो सबसे इम्पोर्टेंट 2 तरह की इंश्योरेंसेज हैं। आपने जैसे अपना करियर स्टार्ट किया, आपका पहला पे चेक आया, आपको 2 चीज़ें इंश्योर करनी पड़ेगी। एक, आपके पास एक मेडिकल इंश्योरेंस होनी चाहिए। दूसरा, आपको चेक करना है आपके पीछे डिपेंडेंट्स कितने हैं। अगर आपके पीछे डिपेंडेंट्स हैं, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव अ टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। ओके, और अगर डिपेंडेंट्स नहीं है तो खाली मेडिकल? अगर आपके पास डिपेंडेंट नहीं है, अगर आपके पास आपके डिपेंडेंट्स नहीं है, पेरेंट्स आर वेल ऑफ, आप मैरिड नहीं है, कुछ समय के लिए आप उसको डेफर कर सकते हैं। उसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। द अर्लियर दैट यू टेक द इंश्योरेंस पॉलिसी, द प्राइस विल बी मच मच रीजनेबल, चीपर। तो ये टर्म इंश्योरेंस के बारे में हमने बात कर ली। अब मेडिकल इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो मुझे मिस्टर कामत का एक कोट याद आता है। वो कहते हैं, यू आर वन सिकनेस, वन एलिमेंट अवे फ्रॉम बैंकरप्सी, करेक्ट। वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे फ्रॉम बैंकरप्सी। आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा, जनरल परसेप्शन है। हम लोग वी ऑल्सो कम अक्रॉस क्लाइंट्स जो 40-40, 50-50, 60-60 साल के हैं, जिन्होंने इंश्योरेंस कभी नहीं ली, मेडिकल समय तो इंश्योरेंस। इतनी पॉपुलर भी नहीं थी। मैं बताता हूँ आपको, आई कम टू इट। उन्होंने कहा हमें इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं, हम तो एकदम फिट है। आज मैं आपको कहूँ तो आपको लगेगा नहीं, मैं तो एकदम फिट हूँ, मुझे इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। देयर आर 2 फैक्टर्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल, जब आप इंजरी हो गई, आपको हो गई करेक्ट, आपकी वजह से। दूसरा एक्सटर्नल फैक्टर है, इंजरी किसी और चीज़ की वजह से हो गई आप। तीसरी इंटरनल फैक्टर, आपने कुछ ऐसा खा लिया जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो गई, ठीक है, या इंटरनली कोई प्रॉब्लम है जो आपको पता नहीं है। चारों चीज़ों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। ओके। दूसरा, मैं एक आपको सबसे अमेजिंग बात बताता हूँ कि अगर मेडिकल इंश्योरेंस की बात करें ना, तो वो आउट एंड आउट आपके फेवर में है। आपने अगर अप्रॉक्सीमेटली 15-20 लाख रुपए का कवर ले रखा है, मेडिकल इंश्योरेंस कवर, आपकी एज में, आपकी क्या एज होगी? 25 है। और 25 पे अगर आप अपना प्रीमियम कैलकुलेट करेंगे तो एक बहुत रीजनेबल अमाउंट आपका प्रीमियम बनेगा, ठीक है। एंड लेट्स से इफ यू कंटिन्यू पेइंग दैट अमाउंट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, अगर आप नंबर ऑफ प्रीमियम्स को कैलकुलेट करेंगे ना, और एक बार अगर आप, भगवान न करे, आपको यूज करने की जरूरत पड़ जाए, इंश्योरेंस का क्लेम आ जाए, तो आपको लगेगा कि जितना पैसा आपने पे किया है उससे कई ज्यादा आपने बेनिफिट डिराइव कर लिया उससे। ओके। और आजकल तो ऐसे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जो आपको मेडिकल चेकअप जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं एवरी ईयर। अच्छा, हाँ, होता है। आजकल ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं, वो आप कितने फिट हैं, अपने आप को कितना अपने चुस्त दुरुस्त रखा है, उसके ऊपर आपको डिस्काउंट देते हैं वो, ठीक है। ओके। मेडिकल इंश्योरेंस है ना, मुझे एक अभी रीसेंट वाकया याद आ रहा है। हमारे बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं जिनका स्टैबिंग इंसिडेंस हुआ और उसके ऊपर बड़ा फुरौर हुआ सोशल मीडिया पे कि भाई इनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिला है, या बीइंग अ सेलिब्रिटी इनको इंश्योरेंस कंपनी से एक्सपेडाइट कर दिया उन्होंने क्लेम इनका। सेलिब्रिटी लाइक सैफ, उन्होंने नीवा बोपा करके एक कंपनी है, उससे इंश्योरेंस ले रखी थी, जो कि सोशल मीडिया पे आम है कि नीवा बोपा से उन्होंने ले रखी थी और बहुत जल्दी उनको अप्रूवल आ गया इनिशियली। देखिए, मेडिको लीगल केसेस जो होते हैं ना, जहाँ कोई स्टैबिंग इंसिडेंस या इस तरीके का होता है, तो आपको एफआईआर फाइल करनी होती है। मीडिया पे ये चल रहा है कि उन्होंने एफआईआर फाइल नहीं की और उससे पहले अप्रूवल आ गया। कैन यू प्लीज सब्सटैंशिएट? मैं रिक्वेस्ट करता हूँ लोगों को, आप उस चीज़ को ढूंढिए, कहीं ये सब्सटैंशिएट हो रहा है क्या? किसी के पास ये प्रूफ है कि उनके बिना एफआईआर की कॉपी दिए उनका क्लेम पास हो गया? नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, लोग कहते हैं कि भाई 4 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, 36 लाख या 40 लाख जो भी अमाउंट था, उसका बिल क्यों आ गया उतना बड़ा? ठीक है, उसका आंसर ये है कि वो लीलावती हॉस्पिटल में गए। आप लीलावती हॉस्पिटल का टैरिफ चार्ट चेक कीजिए और सैफ की जो इनिशियल अप्रूवल जो भेजा है नीवा बोपा ने, उसमें चेक कीजिए कि उन्होंने किस कैटेगरी का रूम लिया है। ओके। और फिर आप जाके चेक कीजिए कि उस कैटेगरी रूम का क्या प्राइस है, क्या टैरिफ है पर डे। प्लस एक चीज़ और समझनी पड़ेगी आपको कि आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो आपके रूम के साथ में अलाइंड होता है। ओके। जितना महंगा रूम होगा आपका ट्रीटमेंट उतना ही महंगा हो जाएगा। डॉक्टर की फीस भी उसी हिसाब से एडजस्ट होगी, बाकी चीज़ें भी उस हिसाब से एडजस्ट होंगी। तो 4 दिन अगर 40 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, प्लस इन दिस काइंड ऑफ एन इंजरी, बिल्कुल हो सकता है, ओके। बिल्कुल खर्च हो सकता है।
तीसरा, लोग कहते हैं कि वो प्रेसिडेंशियल सूट उनको मिल गया, हमें नहीं मिलता प्रेसिडेंशियल सूट, या प्रेसिडेंशियल सूट अगर हमें मिल जाए तो हमारे चार्जेस काट लेते हैं कंपनी वाले। इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय, मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय आपको ये देखना है कि रूम रेंट पे कैपिंग नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर आपके पॉलिसी में 5,000, 10,000 या 2,000 या 3,000 रूम रेंट कैपिंग है और आपने 25,000 का रूम ले लिया, प्रोपोर्शनेटली जितना बिल आएगा उतना डिडक्ट हो जाएगा आपका, वो नॉन पेबल हो जाएगा। ओके, तो हमें देना पड़ेगा? यस, वो आपको पे करना पड़ेगा। फिर आप कहेंगे इंश्योरेंस कंपनी की गलती है, देन यू विल स्टार्ट पॉइंटिंग फिंगर्स एट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी के फीचर्स जानना, फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में जानना। तीसरी चीज़ के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, वो कैसे इंपॉर्टेंट है। तो सैफ ने जो पॉलिसी ले रखी थी उसमें ना तो रूम रेंट कैपिंग है, नीवा बुपा की जो पॉलिसीज हैं लाइक टाइटेनियम 2.0 अश्योर करके रीअश्योर करके प्लान है, उसमें देयर इज नो रूम रेंट कैपिंग एंड नो कैटेगरी वाइज कैपिंग। बट वैसे वो सैफ है, वो क्या ही करेगा कैप लेकर के, उसको तो नो कैपिंग ही चाहिए। एडवाइजर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके। एडवाइजर का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जानता हूं मेरे क्लाइंट के साथ ऐसा हो चुका है कि किसी एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू उन्होंने किसी बहुत नामी कंपनी का इंश्योरेंस प्लान लिया, मेडिकल इंश्योरेंस, 15 साल प्रीमियम पे किया उन्होंने, और 16वें साल वो गुड़गांव के किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में एडमिट हुए ड्यू टू मेजर एलिमेंट, और उनका क्लेम जो है वो पास नहीं हुआ। ओके। वो क्लेम नहीं दिया गया उनको। अच्छा। और क्लेम नहीं दिया गया नॉट फॉर द रीजन कि उन्होंने प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी और डिस्क्लोज नहीं की थी, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज थी भी नहीं, ये पॉलिसी के टाइम पे ये बेसिकली जो प्रॉब्लम है ये कल्मिनेट हुई। बट इंश्योरेंस कंपनी ने इसलिए रिजेक्ट कर दिया क्लेम, ये मेंशन करते हुए कि देयर वाज डेलिबरेट अटेम्प्ट टू हाइड मटेरियल फैक्ट्स। आपने अपनी यथास्थिति के बारे में, मेडिकल कंडीशन के बारे में आपने बताया नहीं, एंड दे हैव ग्राउंड। IRDA के गाइडलाइंस के हिसाब से आपने अगर मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज नहीं किए, इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकती है। इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस में फॉर्म फिलअप करते समय आप हमेशा ये प्रयास कीजिए, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ बैठ के वो फॉर्म फिलअप कीजिए। ओके। जनरली एजेंट्स जो होते हैं उनका इंक्लिनेशन होता है पॉलिसी थ्रू करा के अपना कमीशन कमाने में। करेक्ट। वो क्या करते हैं, पॉलिसी थ्रू कराने के लिए हर किसी चीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज नो, दिस नो, दैट नो, नो सर, नो मैम। आपको अगर पॉलिसी लेनी है आप टर्म्स एंड कंडीशन पढ़िए, नंबर 1, प्लस जब आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं अपने मेडिकल बैकग्राउंड का सही हवाला दीजिए, उसके अंदर सारी चीजें डिस्क्लोज कीजिए। आप अपने आप को 90% तक सेफगार्ड कर लेंगे बाद में अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है। इंश्योरेंस कंपनी जब मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे होते तो वो प्रूफ नहीं मांगती कि तुम एकदम फिट हो, उसका मुझे मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ? देखिए वो एज बार है, एक सर्टन एज के नीचे वो आपका डिस्क्लोजर लेते हैं, प्लस एक सर्टन लिमिट होती है इंश्योरेंस की। अगर बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट आप इंश्योरेंस लेते हैं तो शायद उनको कहीं ऐसा लग सकता है कि वो आपसे मेडिकल टेस्ट करा लें आपका। बट जनरली क्या होता है, इफ़ यू आर स्मोकिंग और इफ़ यू हैव हैबिट टू ड्रिंक, आपको वो डिस्क्लोज करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ा सकती है, जिसको लोडिंग कहते हैं, वो लगा सकती है, या फिर आपको मेडिकल टेस्ट अंडरगो करने के लिए कंपेल कर सकती है कि भाई प्लीज अंडरगो दिस मेडिकल टेस्ट। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट आपको करवाना ही पड़ता है मेडिकल, अपना मेडिकल चेकअप लिमिट के बाद। सो जनरली अगर आप 50 लाख रुपए से ऊपर अगर कवर लेते हैं तो वो डिमांड करते हैं कि आप मेडिकल चेकअप कराएं अपना। बट 50 तो कम है वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल कम है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप एंट्री लेवल पे आपको वो चेकअप करवाना ही पड़ेगा। अगर आपकी एज 30 साल से नीचे भी है तो भी आपको मेडिकल चेकअप करवाना पड़ सकता है। ओके। और टर्म प्लान की बात करते हैं। टर्म प्लान में सिमिलर टू मेडिकल इंश्योरेंस, आप अपने जितने फैक्ट्स हैं उनको डिस्क्लोज कीजिए। आप अगर फील्ड पे काम कर रहे हैं, आप किसी ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ हैवी मशीनरी यूज़ हो रही है या कोई वल्नरेबिलिटी है, वो इंश्योरेंस कंपनी को पहले डिस्क्लोज कीजिए। वो 1000, 2000, 5000 आपके प्रीमियम के साथ आगे पीछे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आपके पीछे जो है उनको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। और इंश्योरेंस नहीं लेना ना, आप इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो टर्म प्लान या आप हेल्थ इंश्योरेंस नहीं ले रहे हो, आपके पास चाहे कितने भी अच्छे आर्ग्यूमेंट हो, शायद आप उस आर्ग्यूमेंट में मुझे हरा दो, लेकिन जो नीचे आपका डिपेंडेंट है ना, या जो आपके हॉस्पिटल का बिल भर रहा है ना, उस आपका कोई आर्ग्यूमेंट उनके सामने नहीं चलेगा।
वो कहते हैं ना, अगर किसी की डेथ भी हो गई तो अगर फाइनेंसेस स्टेबल है तो वो दुख निकल जाता है एक टाइम के बाद, एब्सोल्युटली। वरना वो मैं चलता आपको रहता अभी 10 आर्ग्यूमेंट दे दूं है। कि ये हेल्थ टर्म इंश्योरेंस ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, कल को मुझे कुछ हो गया, माय वाइफ, यू विल नेवर बी एबल टू एक्सप्लेन टू हर कि आपके हस्बैंड के 4 आर्ग्यूमेंट थे, बड़े सॉलिड आर्ग्यूमेंट थे, इसलिए उन्होंने टर्म प्लान नहीं लिया। करेक्ट, मतलब कि लाइफ इंश्योरेंस और मेडिकल इंश्योरेंस ये Absolutely. दो होनी ही चाहिए। ये मस्ट है। उसके बाद देयर आर अदर इंश्योरेंसेस लाइक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। और एक्सीडेंट तो हेल्थ में ही आ जाता है ना, हेल्थ नहीं, कवर में। देयर इज अ डिफरेंट इंश्योरेंस अच्छा, होता है। अलग से। एक्सीडेंट आता है हेल्थ इंश्योरेंस में, देयर इज अ स्टैंड अलोन पॉलिसी फॉर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जिसके अंदर डिसेबिलिटी भी कवर होती है। We'll discuss about that in our podcast about insurance. ओके, And I would like to share something with you. हम कार्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। तो द कार्ड दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ, इफ आई ट्रैवल थ्रू एयर, मुझे 3 करोड़ का कॉम्प्लीमेंट्री एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है। कार्ड पे ही एब्सोल्युटली, विदाउट पेइंग एनीथिंग। कुछ भी पे नहीं जा रहा? यस, कुछ वो तो एनुअल फी में से काट रहे होंगे ना। एनुअल फी में कुछ भी नहीं पे कर रहा हूँ। अगर मैं कंपेयर करूँ एनुअल फी में जो पे कर रहा हूँ अपने कार्ड पे और द बेनिफिट्स जो मैं डिराइव कर रहा हूँ उस पे, यू कांट कंपेयर दैट। तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन ऐसी होंगी, क्या पता आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाए 3 करोड़ वाला। देखिए, ऐसा है कि आपने जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो उनके थ्रू आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल रही है, उसमें देयर आर सर्टेन कंडीशंस जो आपको फुलफिल करनी पड़ती हैं। तो वो आप फुलफिल करेंगे तो आपको वो डेफिनेटली मिल जाएगी बाय डिफॉल्ट। मतलब कार्ड देखते समय इस चीज़ का भी ध्यान रखें। हम डिस्कस करेंगे कार्ड्स के बारे में। ओके, अब मैं थोड़ा सा म्यूचुअल फंड्स का टॉपिक डिस्कस करना चाहूँ। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। करेक्ट, गवर्नमेंट भी इतना प्रमोट कर रही है आजकल। गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। मैंने अपना करियर ही स्टार्ट म्यूचुअल फंड से किया था। उसी लाइन से शुरू करता हूँ। सरकार बोलती है म्यूचुअल फंड सही है हाँ, या नहीं है, आप बताओ। मैं बिल्कुल मानता हूँ म्यूचुअल फंड सही है। ठीक है। म्यूचुअल फंड बहुत सही है, सही लोगों के लिए सही है। अब वो सही लोग कौन है? ठीक है। प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, एक गोल सेट है उनके दिमाग में और एक टाइम स्पेंड करना चाहते हैं रीजनेबल अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ। अगर आप ये सोचते हैं कि यू विल मेक अ क्विक बक आउट ऑफ म्यूचुअल फंड्स, आई एम नॉट सेइंग लोगों ने बनाया नहीं है पैसा, बट दैट इज नॉट हाउ द प्रोडक्ट इज डिजाइंड। ये इंडेक्स फंड से कैसे अलग होता है? देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, देयर इज इट्स बेसिकली अ पूल ऑफ funds, a pool of money wherein you put in funds and when there is an expert, मैं आपको layman terms में समझा रहा हूँ, there is an expert who takes care of your funds and invest into the market as per his expertise and as per the mandate of the fund, and there is a trust which takes care of your funds basically, सही हाथों में है कि नहीं। इंडेक्स फंड बेसिकली एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जैसे निफ्टी हो गया, तो स्टॉक एक्सचेंजेस, सेंसेक्स हो गया, तो स्टॉक एक्सचेंजेस टाइम टू टाइम इंडेक्सेस बनाते हैं और उस इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है ये फंड। ओके, इसमें क्या है, फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज होती है उसको हम कहते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट, जहां वो एक्टिवली स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करता है। देयर इज नथिंग इम्पोज्ड ऑन हिम कि आपको ये सर्टेन स्टॉक्स लेने हैं, बट इफ यू आर गोइंग थ्रू एन इंडेक्स फंड, वो पैसिव मैनेजमेंट होता है। वहां पे पैसिव मैनेजमेंट में ये होता है कि आप रेप्लिकेट कर रहे हैं इंडेक्स को। 2-3 एडवांटेजेस हैं इंडेक्स फंड के कि एक तो कॉस्ट कम हो जाती है, उसके अंदर एक्सपेंस रेशियो ऑब्वियसली कम हो जाता है, प्लस आप इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं तो एक ट्रैकिंग एरर नाम की चीज़ होती है। ट्रैकिंग एरर मतलब इंडेक्स को रेप्लिकेट करते हैं, इसमें 100% तो आप रेप्लिकेट कर नहीं सकते मैथमेटिकली, रियली और रियलिस्टिकली। तो वो जो एरर जो होता है ट्रैकिंग का, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैकिंग एरर। बट मोर और लेस आप इंडेक्स को रेप्लिकेट करेंगे तो इंडेक्स के रिटर्न बन जाते हैं। एक क्वेश्चन पूछूं इस पे थोड़ा मजेदार सा? प्लीज। इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स को अगर हम कंपेयर करें, कौन ज्यादा बेटर रिटर्न देता है? क्योंकि इस पे एक बेट भी लगी थी, बड़ी फेमस है, वॉरेन बफे की, एक हेज फंड मैनेजर के साथ। तो उन्होंने कहा था कि तुम लगाओ, तुम्हें जिस स्टॉक में लगाने हैं, मैं खाली इंडेक्स फंड में डालूंगा, 10 साल बाद बात करेंगे किसके ज्यादा पैसे बनते हैं। उसमें वॉरेन बफेट जीत गए थे। ऑब्वियसली जीत गए होंगे, क्योंकि यूएस मार्केट्स में और हमारी मार्केट में बहुत डिफरेंस है। ओके, अगर आप पब्लिक पार्टिसिपेशन वहाँ चेक करेंगे, इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन वहाँ चेक करेंगे, और हमारे यहाँ जो इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन है या पब्लिक पार्टिसिपेशन है कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है। आप 2020 से पहले चले जाएं तो आप नंबर्स को देख के यू विल गेट स्टार्टल्ड कि ये नंबर्स हैं हमारे यहाँ पार्टिसिपेशन के। दूसरा क्या है कि हमारा जो मार्केट है ना, 4 साल 5 साल पहले तक लोगों का ये माइंडसेट था कि अगर आपको बिजनेस एक्सपैंड करना है तो आपको बैंक से पैसे लेने पड़ेंगे। कैपिटल मार्केट्स की तरफ देखना जो था ना, वो कुछ सिलेक्टिव वेरी स्मार्ट पीपल, वेरी वेल कनेक्टेड और बड़े ग्रुप्स के लिए फीजिबल था, छोटे ग्रुप्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। ये ट्रेंड चेंज हो गया ऐसे में इंडेक्स आने के बाद। ओके,
अब लोग पैसा उठा रहे हैं मार्केट से, ठीक है। ऐसी कंपनियों में आप हिस्सेदारी ले सकते हैं जिनकी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी कमाल की है, लेकिन आपको शायद वो ब्रॉडर मार्केट में आपको वो कंपनी आप ढूंढ नहीं पा रहे थे, या वो आइडेंटिफाइड है ऑलरेडी। इतने इन्वेस्टर्स हैं, इतने फंड्स हैं, इतने फंड मैनेजर्स हैं, तो वो ऑलरेडी यू कैन से कि मैक्सिमम जूस एक्सट्रैक्ट हो चुका था वहाँ से। बट ये एसएमई आने से काफ़ी फ़र्क पड़ गया उसका, वो एक बेनिफिट मिल गया। प्लस क्या होता है कि अगर आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप और मिड कैप्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो टॉप 100 कंपनीज आर कंसिडर्ड लार्ज कैप्स, एंड 100 से 250 तक हम उसको काउंट करते हैं मिड कैप में, 250 बियॉन्ड हम उसको काउंट करते हैं स्मॉल कैप में। तो स्मॉल कैप में ना जेम छुपे हुए हैं। एफआईआई जो बाहर से इन्वेस्टमेंट करते हैं या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इनके मैंडेट के हिसाब से इनको सर्टन पैसा बड़ी कंपनियों के अंदर रखना पड़ता है लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए, कि आप जब पैसा मांगे वो दे सके। स्मॉल कैप फंड मैनेजर को भी लिक्विडिटी मेंटेन करनी पड़ती है, बट उसके पास में लंबा मैंडेट होता है। लोग ये सोच के आते हैं कि भाई हम इसमें पैसा लगा रहे हैं तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व है और हमें लंबे पीरियड तक रहना पड़ेगा। छोटी कंपनियों के अंदर में इन्वेस्टमेंट करके रिटर्न्स कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है। सिमिलरली एसएमई भी वैसा है। ऑन टॉप ऑफ इट नुकसान भी है, जहाँ ज़्यादा गेन्स होंगे वहाँ ज़्यादा नुकसान की भी संभावना होगी। तो मेरा ये मानना है पर्सनली कि इंडियन मार्केट्स आर अ स्टॉक पिकर्स पैराडाइज। अभी तक वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किए हैं। 5,000-5,500 कंपनियां तो लिस्टेड है, जबकि इंडिया में इतनी सारी कंपनीज हैं। 5,000-5,500 कंपनियां लिस्टेड हैं। 5,500 कंपनीज में भी कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिनके बारे में रिसर्च अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल है। वहाँ आपका फंड मैनेजर जो होता है ना, उसकी एक्सपर्टीज बहुत काम करती है, वो आइडेंटिफाई करता है स्टॉक्स। इसीलिए आई एम ऑलवेज ऑफ द ओपिनियन कि डायरेक्ट इन्वेस्टिंग से इन्वेस्टिंग थ्रू अ म्यूचुअल फंड इज ऑलवेज फार बेटर, नंबर 1। नंबर 2, व्हेन इंडिया एज वी कॉल इट एज स्टॉक पिकर्स पैराडाइज, तो एक इंडेक्स फंड को अगर आप पिछले 20 साल का डेटा उठा के देखेंगे तो अगर अच्छा फंड है, मल्टी कैप फंड है, फॉर दैट मैटर मिड कैप है, तो इट इज बीटन द इंडेक्स। अच्छा, अच्छे तरीके से इंडेक्स को बीट किया है। गोइंग फॉरवर्ड अगर आप बिल्कुल रिस्क लेना नहीं चाहते, देयर इज अ डाउन साइड ऑल्सो। अगर आप ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं तो नुकसान भी हो सकता है उसके अंदर। आई पर्सनली बिलीव कि मैं किसी अच्छे फंड मैनेजर को अच्छे स्मॉल कैप फंड के अंदर, अच्छे फंड मैनेजर को अच्छे मिड कैप फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट देना प्रेफर करूंगा रादर देन इन्वेस्टिंग इनटू इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में भी क्या है कि अभी मल्टीपल इंडेक्सेस बन गए हैं, मल्टीपल इंडाइसेस हैं। पहले सिर्फ निफ्टी 50 था, सेंसेक्स 30 था, देयर वर अदर इंडेक्सेस आल्सो। बैंक निफ्टी आ गया है, अभी बहुत कुछ है। बैंक निफ्टी भी था पहले, बट अब तो बहुत कुछ आ गया है। मोमेंटम इंडेक्सेस आ गए, तो वहाँ आपको बेनिफिट है। टू ईच इज ओन, आपको क्या सूट करता है। बट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर आई स्टिल इंसिस्ट कि आप अच्छे फंड हाउस के अच्छे फंड्स के अंदर अगर आप इन्वेस्टमेंट करें तो वो इंडेक्स फंड से ज़्यादा डेफिनेटली बीट इंडेक्स फंड्स। ओके, ये लॉन्ग टर्म में भी 10-15 साल 20 साल, लास्ट 20 साल का डेटा उठा के देख लीजिए आप। ओके, इंटरेस्टिंग। थोड़ा एसआईपी पे बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बहुत पॉपुलर है। ये आपके क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड है। हाँ, करेक्ट। ये काफ़ी पॉपुलर भी आजकल लोगों में। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं? करनी चाहिए? फैंटास्टिक। अगर आप मुझे वंडर की बात कर रहे हैं ना, तो मैं 8th वंडर के साथ प्लेस करूंगा एसआईपी को। मैं एक फंड का एग्जांपल लेना चाहता हूँ। एक टेक्नोलॉजी फंड आया था 2000 में, व्हेन देयर वाज अ टेक बबल बर्स्ट। टेक्नोलॉजी फंड आया, एनएफओ आया, उनका न्यू फंड ऑफर, पहले आईपीओ कहते थे उसको। 10 रुपये से एनएवी स्टार्ट हुई, गिरते 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 एक नेग्लिजिबल लेवल तक आ गई थी। और अगर आप देखें तो उसको एन नंबर ऑफ ईयर्स लग गए, सालों साल लग गए वो 10 रुपये की एनएवी वापस आने में। तो प्रैक्टिकली अगर किसी ने पैसा लगाया उसके अंदर, तो आप समझ लीजिए कि 7-8 साल 9 साल कुछ बना ही नहीं, कुछ भी नहीं बना उस फंड के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद आज एनएवी बहुत अच्छी है, टेक इंडस्ट्री बहुत बूम कर रही है। वन टाइम इन्वेस्टर को अगर किसी ने उस समय पैसा लगाया होगा तो कुछ नहीं मिला। कंपैरेटिवली अगर किसी ने एसआईपी स्टार्ट की और चलाई उसी सेम पीरियड में, तो रिटर्न्स वर मोर देन 15% ऑन एन एनुअलाइज्ड बेसिस। वाओ, आई हैव डेटा टू प्रूव दैट। 15% बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल 15%, 15% से ज़्यादा कैगर। 15% तो ज़्यादा होता है, या 15% से भी ज़्यादा कैगर आया है। वाओ, इंटरेस्टिंग। नंबर 1। नंबर 2, आजकल SWPs बहुत पॉपुलर है। जहाँ आप सोशल मीडिया पे देखें लोग SWP की बात करते हैं, ये SWP बहुत कमाल का है।
SWP में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी एक चीज़ ना कहीं पे भी 100% आप उसको बोले किसी भी कॉन्टेक्स्ट में 100% करेक्ट हो, ऐसा नहीं होता। 2008 जनवरी में आपने अगर 5-7 इंडस्ट्री के अच्छे फंड सिलेक्ट किए होते, लार्ज कैप्स की बात कर रहा हूं मैं, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, लार्ज कैप आपने अगर सिलेक्ट किए होते 1 जनवरी 2008 ऑफ बिगर फंड हाउसेस, वहां से आपने उसके अंदर सपोज 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट की होती और आप उसमें से विड्रॉ करना स्टार्ट करते अराउंड 70-80,000 लमसम इन्वेस्टमेंट एक लमसम आपने 1 करोड़ किया और आपने इन्वेस्टमेंट अगले महीने से SWP स्टार्ट कर दी, उससे सिस्टमेटिकली आपने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया 70-80 हज़ार रुपए के आसपास। लॉन्ग टर्म रिटर्न्स अगर आप उन फंड के देखेंगे तो अराउंड 12-14% है, मैंने वो 9-10% निकालना शुरू किया उससे, Correct. फिर भी एक अपने लिए एक कुशन रखा। वहां से स्टार्ट करने के बाद आप अगर कोविड में देखेंगे 1 जनवरी 2020 कितना पीरियड हो गया? ओ भाई 12 साल 12 साल हो गए। 12 साल में अगर आप उसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो आपने प्रैक्टिकली अपना सारा कॉर्पस एग्जॉस्ट कर लिया SWP में, क्या बात कर रहे हो? और कुछ नहीं बचा आपके हाथ में। क्योंकि इस पर तो काफी मतलब वीडियोस अवेलेबल है कि SWP 9th वंडर है। आई हैव डेटा टू प्रूव दैट। ओके आई हैव नथिंग अगेंस्ट SWP, SWPs आर फैंटास्टिक, बट मैं आपको एक टाइम पीरियड बता रहा हूँ कि इस टाइम पीरियड में भी SWP से पैसा नहीं आया है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये सिर्फ 8 से 20 के बीच में, अगर और कोई डेटा उठा लें 2000 से 2010? आप बिल्कुल उठा सकते हैं, देयर आर मल्टीपल डेटा सेट्स। आप 2006 से स्टार्ट करके 2020 तक कर सकते हैं। 2006 से आप कहेंगे 2020 में मार्केट्स वर एट देयर लो, करेक्ट लेट्स लुक एट 2024, करेक्ट ठीक है, डेफिनेटली वहां अमेजिंग रिटर्न्स है, बट ये कहना कि SWP से हमेशा रिटर्न्स आते हैं, वो 9th वंडर है। कंपाउंडिंग इज 8th वंडर, आई 100% एग्री टू दैट, बट SWP 9th वंडर, somehow I have my apprehensions. ओके मतलब आप ये कह रहे हो कि इसमें एक्सेप्शन है, कि जरूरी नहीं है Absolutely, there is an exception. And I have data points to show to you. अगर आप बोले तो मैं आपको डेटा शेयर कर सकता हूँ एक्सेल पे, आप उस डेटा को अपने पॉडकास्ट पे शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और मुझे पूछना था, अभी जब SIP की बात कर रहे थे कि SIP ज़्यादा बेटर है या लमसम डालना ज़्यादा बेटर है? देखिए ऐसा है, एक और पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि मनी कंट्रोल की एक रिपोर्ट थी, उसने दिखाया था कि अगर दोनों चीज़ उसने ट्राई कर दी सेम टाइम पीरियड में, SIP भी लमसम भी, तो उसने दिखाया था कि जो लमसम का रिटर्न था वो लगभग 1.5 गुना ज़्यादा था SIP से। तो इसलिए सवाल मैंने पूछा। देखिए एक बायस होता है जिसको कहते हैं कि सर्वाइवरशिप बायस, सॉरी। तो उसमें ये होता है कि जो फंड सर्वाइव कर गए हैं आपके, ठीक है, जिनका सर्वाइवल हो गया है, जो फंड्स आपको दिख रहे हैं, उस पे आप बेसिकली बैक टेस्टिंग करके कैलकुलेट करते हैं रिटर्न्स। यू नेवर लुक एट द फंड्स विच आर डड्स, या जो फंड अभी है ही नहीं एक्सिस्टेंस में, या उस असेट मैनेजमेंट कंपनी या म्यूचुअल फंड का किसी दूसरे फंड हाउस के साथ में मर्जर हो गया, और वो स्कीम एक्सिस्टेंस में नहीं है, एक्सिस्टेंट ही नहीं है, और वो किसी और स्कीम के नाम से अभी चल रही है, ठीक है। तो आप अगर अपना डेटा कलेक्ट करेंगे गोइंग बैक 20 ईयर्स, बिगर फंड हाउसेस, एस्टैब्लिश फंड हाउसेस, तो आपको दिखेगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट जो है उसने कहीं SIP को बीट किया है, कहीं SIP ने, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया टेक्नोलॉजी फंड का, उसने लमसम को बीट किया है। इसका भी कोई एक जवाब नहीं है कि लमसम और SIP बेटर है या लमसम बेटर है, मतलब किसने किसको बीट किया है। बट आई पर्सनली बिलीव SIP में लॉस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, लमसम में यू कैन गो रॉन्ग, SIP में रॉन्ग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। लमसम में टाइमिंग पे डिपेंड करता है ना, अगर आपने मार्केट को टाइम कर लिया तो देखिए टाइमिंग, मैं पर्सनली टाइमिंग के फैक्टर को बिलीव नहीं करता हूँ, वो तुक्का है। नहीं टाइमिंग, क्योंकि नोबडी कैन टाइम द मार्केट। इवन वॉरेन बफे ने भी बोला है कि आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते। आप मार्केट से आपको अगर रिटर्न्स कमाने हैं तो आप अपना टाइम पीरियड एक्सटेंड कर सकते हैं। आप जितना लंबा टाइम पीरियड मार्केट में स्पेंड करेंगे तो आपको रिटर्न्स आएंगे। इसमें भी एबरेशन है, ये भी सैक्रोसैंक्ट नहीं है, क्योंकि अगर आप जापानीज मार्केट को देखें तो काफी लंबे समय तक जापानीज मार्केट स्टैग्नेशन थी। बिल्कुल करेक्ट। तो वन साइज फिट्स ऑल, मतलब अपनी तरफ से बेस्ट करो, बाकी तो एब्सोल्युटली लक के ऊपर बात है। फिट्स ऑल डजंट वर्क एवरीवेयर।
ओके, जैसे अब थोड़ा यंगस्टर्स की दोबारा बात करना चाहें तो उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं इन्वेस्टिंग के, जैसे एनपीएस होता है, हाँ। ठीक है, और उनके पास होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, और एफडी भी एक है वैसे। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि इनमें से कौन से बेटर रिजल्ट्स देते हैं, किस में जाना चाहिए? देखिए ऐसा है, एनपीएस जो है दैट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय आवर गवर्नमेंट और आई रियली अप्रिशिएट एनपीएस। सबसे पहली बात, एनपीएस और पीपीएफ में जो एक चीज़ है जो कॉमन फैक्टर है, वो आपको रोक के रख देते हैं इन्वेस्टमेंट पे। यू आर लॉक्ड इन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। प्लस एक कंपल्शन होता है पैसे डालने का आपको उसमें, और वो इंसेंटिव भी दे रही है गवर्नमेंट, आपको टैक्स बेनिफिट दे रही है, तो आपको एक अंदर से एक लालच भी होता है कि मैं डालूं जरूर। कि न्यू रिजीम में भी है? न्यू रिजीम में नहीं है, नहीं है ना? पुराने रिजीम में है ये। तो एनपीएस में क्या होता है, जब आप टैक्स बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, पीपीएफ में अंडर 80 आप टैक्स बेनिफिट डिराइव कर रहे हैं, तो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कंपाउंडिंग अमेजिंगली काम करता है इस पे। बिकॉज एक साल आपने एक्स अमाउंट डाला, वाई आपने इंटरेस्ट कमाया, अगले साल आपको क्या होगा, एक्स पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, वाई पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो कंपाउंडिंग उस तरीके से काम करती है वहाँ पे। प्लस आप 15 साल का लॉक इन है आपको, प्लस 5 ईयर्स का एक्सटेंशन ले सकते हैं आप पीपीएफ में। यहाँ आपके पास लॉक इन है एनपीएस के अंदर। प्लस क्या, एट द टाइम ऑफ विड्रॉल आप 60% पैसा निकाल सकते हैं, 40% आपको एन्युटी में कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि आपको रेगुलर पेमेंट मिलती है। तो 40% जब आप एन्युटी में कन्वर्ट करके पेमेंट लेते हैं, तो वो अमाउंट आपके हैंड में टैक्सेबल हो जाता है। ओके, बट जो 60% पोर्शन जो आप निकाल रहे हैं, दैट बिकम्स टैक्स फ्री इन योर हैंड्स। एग्जेम्प्ट हो गया, पैसा डाला आपको एग्जेम्पशन मिल गया, रिटर्न्स जो आए उस पर भी एग्जेम्पशन है, और प्लस जो आप पैसा निकाल रहे हैं उस पर भी एग्जेम्पशन है। अनलाइक म्यूचुअल फंड्स जहां आपको टैक्स देना विड्रॉल के ऊपर में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स अभी है, अगर आप इफ यू गो बैक कपल ऑफ इयर्स, उस समय नहीं था, 2018 से पहले नहीं था, टैक्सेशन नहीं था उसके ऊपर, ठीक है ना। तो आप गोइंग फॉरवर्ड आप कह नहीं सकते कि कितना टैक्सेशन बढ़ जाएगा या घट जाएगा उस पर। अगर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत अगर ये आ गया, तो आपके स्लैब रेट पे टैक्स लगेगा, तो एनपीएस विल बी बेनिफिशियल। डिसएडवांटेजेस कुछ हैं एनपीएस के अंदर, लोग कंटिन्यू नहीं करते एनपीएस को। मिड टर्म रिटर्न कितना है इस पे, किस पे, एनपीएस पे? सी कोई एनपीएस पे कोई डेफिनेट रिटर्न नहीं है, मार्केट लिंक्ड है, तो आप यू कैन नॉट असाइन अ सर्टेन रिटर्न की इतना पैसा आएगा। मार्केट लिंक्ड है, आपके डिसिप्लिन से आपको रिटर्न आ जाते हैं उसमें से। फिर भी एक एवरेज फिगर जो, आई वुड नॉट लाइक टू डिस्कस अबाउट एवरेज। हाँ, एक टेंटेटिव फिगर भी आप नहीं दे सकते। ओके, मार्केट लिंक्ड है, मार्केट की बिहेवियर पे डिपेंड करेगा। ओके, क्योंकि मैं अगर आपको एक अभी नंबर कोट कर दूं, तो लोगों के दिमाग में आ जाता है कि नहीं, ये तो बेस है, इसके जो रिटर्न आएगी इसके ऊपर आएगी, वैसे होता नहीं। जैसे एफडी का हम रखते हैं कि 7.5%, 7%, 8%। देखिए एफडी ऐसा है ना कि इफ़ यू गो बैक 20-30 ईयर्स, तो आप देखेंगे हर डेकेड में एक सर्टेन ड्रॉप आता है इंटरेस्ट। अगर आप वो साइकिल चल रही है हमारे यहाँ पे, किसी समय आप अपने पेरेंट्स से बात करेंगे तो 13, 14, 15% में इंटरेस्ट था, फिर घट के 12, 9, 10% आया, 9%, 9.5%, 10% तो मैंने देखा है एफडी पे रेट। और उसके बाद बड़े बैंक्स में, छोटे बैंक, बड़े बैंक्स में, और इनफैक्ट मैंने कुछ स्पेसिफिक बॉन्ड्स पे 13-14% इंटरेस्ट भी देखा है, मतलब मेरे फादर को इन्वेस्ट करते हुए देखा है मैंने। और सिमिलरली अगर आप देखें, व्हेन वी हैव कम टू दिस डेकेड नाउ, पास्ट डेकेड से अभी कंपेयर करें तो अप्रॉक्सीमेटली 200 बेसिस पॉइंट्स, मतलब 2% के आसपास इंटरेस्ट रेट कम हो गया। गोइंग फॉरवर्ड ये कम होता चला जाएगा। क्यों? सी, इंटरेस्ट रेट साइकिल जो होती है इस तरीके से बिहेव करती है कि जितना फ्लोट होगा मार्केट में मनी का ना, उतना ही आपकी वैल्यू जो है इंटरेस्ट की कम होती चली जाएगी। दिस इज अ लॉन्ग टॉपिक, इसको तो वापस बढ़ेगी भी तो सही ना? नहीं, वो साइकिल वन वे है, वन वे नहीं है, वो नहीं बढ़े तो ज़्यादा बेटर है। ओके, देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। एक पीपीएफ के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे थे, पीपीएफ में सबसे बड़ा फैक्टर ये है, इन केस ऑफ एन इंसॉल्वेंसी या कोई और रीजन के वजह से आप बैंकरप्ट हो जाते हैं, पीपीएफ को इम्यूनिटी है, उसको कोई टच नहीं कर सकता। ओके, देयर आर सर्टेन क्लॉजेज, उसको छोड़ के बाकी किसी क्लॉज के अंडर पीपीएफ का पैसा जो है वो टच नहीं किया जा सकता किसी सरकार या किसी एजेंसी के द्वारा। तो वो पैसा आपके लिए एकदम सिक्योर है, बहुत ज़्यादा सिक्योर, बहुत ज़्यादा सिक्योर है। देयर आर फैक्टर्स, ऐसा नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया था, 100% कोई चीज़ नहीं होती है, उसमें एक्सेप्शंस और एबरेशंस होते हैं। तो इसमें भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ के मैक्सिमम ओके, यू हैव दिस बेनिफिट कि आपको। ओके, अभी जैसे हम एसजीबीज के बारे में बात कर रहे थे, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बीच में अभी बहुत पॉपुलर हुए थे और अभी रिसेंटली ऐसा सुनने में आया गवर्नमेंट ने इस पे बैक ऑफ कर लिया है, तो ये क्या है पूरा?
देखिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड गवर्नमेंट ने रियलाइज किया कि इंडियंस का ना गोल्ड के साथ एक फैसिनेशन है। हमारे यहाँ अगर थोड़ा सा भी पैसा जमा होता ना पहले, तो सबसे पहले ये लगता था कि हम गोल्ड खरीद लें। करेक्ट। पूरा नहीं है ये सोचना, मैं आपको बताऊंगा किस कॉन्टेक्स्ट में ये बहुत सही है। तो क्या था कि गवर्नमेंट को लगा कि लोग गोल्ड पे बहुत स्पेंड करते हैं, और ये क्या है कि इट दिस मनी डज नॉट फाइंड इट्स वे टू द इकोनॉमी। आपने पैसे का गोल्ड खरीदा, सारा तो हम यहाँ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, गोल्ड तो बाहर से आ रहा है, तो आपने इंपोर्ट किया, वो पैसा परमानेंटली इंडिया से बाहर चला गया, क्योंकि गोल्ड तो लेके आपने अपने पास रख लिया, या ऑर्नामेंट भी बना लिए तो गले में पहन लिया, सर्कुलेशन में तो आई नहीं वो चीज़। करेक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट को लगा कि ये वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है, हम एक काम करते हैं, एक स्कीम निकालते हैं जिसमें हम गोल्ड के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करेंगे, आपको सॉवरेन गारंटी दे देंगे इस पे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स हैं, गोल्ड के रिटर्न्स को रेप्लिकेट करेंगे प्राइस पर ग्राम के हिसाब से, और हम इसमें कुछ लोगों को इनिशियली डिस्काउंट भी दे देंगे कि आप अगर एंटर कर रहे हो तो इतना % हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, और टेनर दे दिया कि 10 साल का बॉन्ड है, 5 साल पे आपको एक एग्जिट विंडो भी दे देंगे, मतलब निकलना है तो एक एग्जिट विंडो दे देंगे, सॉरी आप निकल सकते हो उसमें से बाहर। तो उस समय तो देखिए ये प्लान बहुत अच्छा था, मतलब गवर्नमेंट की कैलकुलेशंस के हिसाब, बैक टेस्टिंग के हिसाब से सब बहुत अच्छा था। ये उल्टा इसलिए पड़ गया ना कि गवर्नमेंट को अपने कॉफर से बहुत ज़्यादा पैसा निकालना पड़ गया, क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए। करेक्ट। और गवर्नमेंट ने कोई बैकअप नहीं रखा था। जैसे ETFs होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। उसमें क्या होता है कि गोल्ड प्राइसेस को रेप्लिकेट करते हैं, बट यू हैव बैकअप ऑफ गोल्ड। ओके। ठीक है, गवर्नमेंट ने अपने पोजीशन को हेज नहीं किया कहीं पे भी। अगर आप एक जगह बेनिफिट दे रहे हैं लोगों को, तो अपने पोजीशन को भी बचा के रखना चाहिए था कि कल को गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते, एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़े हमें। ओके। ठीक है, तो अपनी पोजीशन को हेज कर सकते थे, प्रोसेस होता है इसका। एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ कि पैसा तो देना ही है, 2.5% जो हम रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे दे रहे थे, पेबल बाय एनुअली, मतलब हाफ ईयरली आपको पे करना होता है, उसके अलावा टैक्स फ्री भी देना है पैसा, और उसके ऊपर रिटर्न भी देने हैं गोल्ड के। बिल्कुल। बुरी तरह फंस गए ये। ओवरऑल कितना बनता था इससे, अगर रिटर्न की बात करें, रेट ऑफ रिटर्न पूरा SGB से? एक्चुअली क्या है, रेट ऑफ रिटर्न एक डेफिनेट अमाउंट देना मुश्किल है, क्योंकि गोल्ड के रिटर्न को रेप्लिकेट कर रहा था। करेक्ट। तो आपका डेफिनेट अमाउंट तो था 2.5% आपको जो मिल रहे हैं, तो आपने 10 साल में 25% तो ले लिया गवर्नमेंट से। ठीक है, ओके। और 25% भी एब्सोल्यूट नहीं लिया आपने। 25% को अगर आप कैगर निकालेंगे, क्योंकि आप तो पार्ट्स में ले रहे हैं ना, 2.5 करके, तो वो 25% से ज्यादा आउटगो हो गया गवर्नमेंट का। ओके। और कंपाउंडिंग भी हाफ ईयरली के हिसाब से हुआ। बिल्कुल। ठीक है ना, आधे आधे साल में ले रहे हैं, उसके ऊपर आप एक नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करें गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, तो 6-7% मान लीजिए, 6% मान लीजिए, तो उतना भी नुकसान हो गया साथ में। प्लस गोल्ड के जो प्राइसेस अप्रिशिएट किए, वहां फंस गई गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई अब हमारा तो आउटगो बहुत ज़्यादा है, तो एक काम करते हैं कि स्टैम्प ड्यूटी कम कर देते हैं गोल्ड की। स्टैम्प ड्यूटी कम करते क्या है कि इंडिया में गोल्ड प्राइसेस कम हो गए, और गोल्ड प्राइसेस कम हो गए तो गवर्नमेंट ने उस हिसाब से लोगों को रिडेम्पशन करके पैसे दे दिया। वो कंपल्शन था रिडेम्पशन पे, बिकॉज यू हैव टू टेक दैट मनी आउट इन दैट पर्टिकुलर विंडो, यू कैन नॉट एक्सटेंड इट। और अगर आपने पहले गोल्ड बॉन्ड बेचने की कोशिश की तो उस पर टैक्स लग जाता था, क्योंकि रिडेम्पशन पे टैक्स फ्री था। तो लोगों को ये बात समझ में आ गई कि SGB जो है वो है तो बहुत अच्छे, लेकिन अगर इस तरह के कार्यक्रम होंगे SGB के अंदर तो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर ये प्रोग्राम होगा तो लोग ETFs को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, इवन दो दे हैव टू शेल्व, और मे बी सॉरी नॉट शेल्व, दे हैव टू फोरगो दैट 2.5%, बट स्टिल पीपल प्रेफर की, मतलब HNIs प्रेफर की उनको ETF में डालें पैसा, गोल्ड ETF में। प्लस SGB में क्या है कि गवर्नमेंट ने सप्लाई बंद कर दी है, अब आगे से कोई नया इशूएंस आ नहीं रहा है उसमें। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जो एग्जिस्टिंग सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हैं मार्केट में, वो प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे हैं। ओके। गोल्ड प्राइसेस के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को ये मालूम है कि एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी टैक्स फ्री अमाउंट। बिल्कुल। 8 साल तक आपके पास गोल्ड बॉन्ड है, आपने 8वें साल बेच दिया और मैंने 9वें साल लिया उसको, 9-10 साल, सिर्फ 2 साल मैंने रखे अपने पास और फिर मैं पैसा निकाल रहा हूँ तो टैक्स फ्री है। ये एक बहुत बड़ा लकूना है इसके अंदर। ओके। अगर आसान भाषा में कहूँ तो ये SGBs लोगों के लिए बहुत अच्छे थे, लेकिन सरकार को ये बैकफायर कर रहा था। एक्सीलेंट, इट वाज एक्सीलेंट फॉर पीपल, अमेजिंग। जब इतनी जल्दी फैल गया है, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैल गया, लोगों को समझ में आ गया। SGB के एडवांटेजेस बहुत है ना, आपको वो पेपर है आपके पास में, आपको कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, स्टोरेज रिस्क नहीं है उसके ऊपर, और प्लस आपके पास जो सोना है उस पर कहाँ रिटर्न मिल रहा है, डेड इन्वेस्टमेंट है वो, ओनली कैपिटल एप्रिसिएशन हो रहा है, या गवर्नमेंट आपको ब्याज भी दे रही है उसके ऊपर। बिल्कुल।
चोरी होने का भी डर नहीं है। चोरी होने का बिल्कुल डर नहीं है, रिकॉर्डेड है, आपके डीमैट अकाउंट में है, प्लस ट्रेडेबल है। आज आपको गोल्ड बेचना हो तो आपको जाना पड़ेगा बेचने के लिए, गोल्ड लेके आपको लॉकर में रखना पड़ेगा। SGBs हैं, अपने ब्रोकर के पास जाइए, डीमैट अकाउंट में बटन दबाया, बिक गया माल। अच्छा, एज सिंपल एज दैट। सेटलमेंट पीरियड क्या होता है? जैसे इसका T+1 होता है, T+2 होता है? इसका सेटलमेंट T+1, ओके, 1 दिन के बाद पैसा आ जाएगा आपके अकाउंट में। गजब। थोड़ा ट्रेडिंग पर बात करते हैं। हाँ, करनी चाहिए? ट्रेडिंग पे बात करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए? ट्रेडिंग करनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि कोई भी चीज अच्छी बुरी नहीं होती है, आप किस तरीके से वो काम करते हैं वो अच्छा बुरा होता है। ठीक है, आप अगर ट्रेडिंग पढ़ के कर रहे हैं, समझ के कर रहे हैं, इफ यू हैव स्पेंड कंसिडरेबल टाइम बिहाइंड इट। मैं कुछ अमेजिंग ट्रेडर्स को जानता हूं जिन्होंने 20-20 साल लगा दिए ट्रेडिंग करने में, बट दे आर वेरी हैंडफुल ऑफ देम, गिनती के लोग हैं, अमेजिंग एक्सपर्ट्स, 20-20 साल। पीपल लुक अप टू देम। उससे मजेदार बात आपको बताऊं, लोगों को उनके बारे में पता ही नहीं। वो सोशल मीडिया पे नहीं है, नहीं, ब्रैग नहीं करते। बिल्कुल नहीं करते। हमारी फर्टर्निटी उनको जानती है इसलिए क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता है उनके साथ, हम उनकी सर्विसेज लेते हैं। सेबी की कुछ गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से वो आके इस चीज के बारे में बात नहीं कर सकते बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। वो ट्रेडिंग से घर चला रहे हैं, अपना बढ़िया पैसा बना रहे हैं। ट्रेडिंग से घर चला रहे हैं, घर चलाना तो बहुत छोटी सी बात है। दे आर मिलियनेयर ट्रेडर्स। ओके, दे आर मिलियनेयर ट्रेडर्स। आई नो 5 of them, 5 of them पर्सनली। ट्रेडिंग जैसे इंट्राडे या F&O? टेक्निकल एनालिसिस करते हैं वो, ठीक है, इंट्राडे कॉल्स भी लेते हैं, पोजिशनल कॉल्स भी लेते हैं, प्राइस एक्शन पे काम करते हैं। ओके, बहुत पैरामीटर्स हैं उन पे काम करते हैं वो, ठीक है। बट द मोस्ट ऑफ देम, आई थिंक नन ऑफ देम इज एन इंट्राडे ट्रेडर, नन ऑफ देम इज एन इंट्राडे ट्रेडर, ठीक है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जो मैक्सिमम पेडलिंग होती है ये ट्रेडिंग की, हमने ये ट्रेडिंग से इतना पैसा कमा सकते हैं, ये ऑप्शन, ये वो, अल्टीमेटली आप देखेंगे हर, मतलब मैं हर बंदे को तो नहीं, आई विल नॉट पेंट देम विद द सेम थिंग, बट अल्टीमेटली लोगों का इंक्लिनेशन इसी पे होता है, इन्फ्लुएंसर्स का, कि हम एक ऑप्शन का प्रोग्राम बना लें, हम एक फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस का प्रोग्राम बना लें और पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर ले, कोर्स बना के बेच दो। बिल्कुल। आप अगर उनका PNL देखेंगे, जो कि आई थिंक सबको मालूम है PNL के बारे में, अगर आप एक्चुअल PNL देखेंगे कुछ नहीं है उसके अंदर। उनकी ITR चेक करेंगे तो जो आपके फी से पैसा बना रहे हैं, जो सोशल मीडिया से व्यूज से पैसा बना रहे हैं, एंगेजमेंट से पैसा बना रहे हैं, दैट इज फार फार मोर देन व्हाट दे आर अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग। आई एम टॉकिंग अबाउट दीज सो कॉल्ड मार्केट एक्सपर्ट्स। प्रॉब्लम आयरनी हमारे साथ ये है कि जो एक्चुअल एक्सपर्ट्स है वो आते ही नहीं है। Equity markets में you hear podcast or videos, listen to podcasts, view videos of Mr. Sankar Narain, Mr. Nilesh Shah, Mr. Nimesh Shah, Mr. Manish Chokhani. Amazing people, amazing insight. आपने कितने लोगों का नाम सुना है इन लोगों में से? मैंने नहीं सुना। ये स्टालवर्ट्स हैं हमारे इंडस्ट्री के, ये स्टालवर्ट्स हैं, जानते ही नहीं लोग इनके बारे में। इनसे सीखिए जाके। ये ट्रेडर है? ट्रेडर नहीं है, ये इन्वेस्टर्स है। ये इन्वेस्टर्स है। ये इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स का मैं नाम लेना नहीं चाहूंगा। वैसे F&O से एक सस्टेनेबल इनकम बनाई जा सकती है। देखिए ऐसा है, क्योंकि एक मिनट, एक पॉइंट ऐड कर दूं इस पे, क्योंकि गवर्नमेंट की ही रिपोर्ट थी जिसने बोला था कि 93% ट्रेडर्स जो है वो लॉस मेकिंग है, और जो बचे 7% है इसमें से भी 90% वो हैं जो एल्गोरिदम ट्रेड कर रही हैं। तो जो लोग हैं वो ऑलरेडी बहुत कम हो गए हैं। ये ट्रेडिंग के ऊपर। देखिए ऐसा है कि इंडिया में कुछ there are a couple of big algorithm based big trading firms which are not Indian but they have their offices in India. मैक्सिमम पैसा वो कमा के ले जाता है ट्रेडिंग में। बिल्कुल। आपने अगर मार्केट में इन्वेस्ट किया है, 50,000 का नुकसान हुआ है, किसी का फायदा हुए बिना वो बराबर नहीं हो सकता हिसाब। जीरो सम गेम है। एब्सोल्युटली। मनी कैन नॉट बी मेड फ्रॉम थिन एयर। कलेक्टिवली 93% ट्रेडर्स का पैसा जो है वो जा रहा है कुछ सिलेक्टेड
अमेजिंग एक्सपर्ट ट्रेडर्स के हाथ में, और बाकी पैसा, बाकी मतलब जो सब्सटेंशियल चंक है वो जा रहा है इन कंपनीज के पास। सेबी, इसीलिए सेबी को ये डेटा रिलीज करना पड़ा। 2 रीजंस थे। एक तो क्या है कि लोगों को नुकसान हो रहा है, किसी को फायदा हो रहा है कंपनी को, एट द कॉस्ट ऑफ इंडियन सिटीजन्स। गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं तो इसका कॉग्निजेंस लेना पड़ता। गवर्नमेंट डिस्करेज ही करती है इन्हें, बिल्कुल डिस्करेज करती है। हर तरह की ट्रेडिंग, इंट्राडे हो, F&O हो। गवर्नमेंट चाहती है कि आप ट्रेडिंग ना करें, अच्छा, करे ही ना। आप करें ही ना ट्रेडिंग। आपने कभी मोदी जी को आके बोलते हुए सुना है कि ट्रेडिंग सही है? उन्होंने बोला ना म्यूचुअल फंड सही है। हमारे सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स आके बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। आप देखिए, किसी ने भी कभी किसी ट्रेडिंग फर्म का एडवर्टाइजमेंट किया हो या बोला हो, आके प्रमोट किया हो? नहीं करते। देखिए, उसका रीज़न है 93% ट्रेडर्स को नुकसान है, जैसा कि आपने बताया। और एक दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टमिक क्राइसिस, एक सिस्टमिक रिस्क है। सिस्टमिक क्राइसिस डेवलप हो सकती है, सिस्टमिक रिस्क है इस चीज़ से। गवर्नमेंट डिस्करेज करती है। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने? सबसे पहले तो डेटा निकाला आपको यथास्थिति से अवगत कराने के लिए। हाँ, ये काफी शॉकिंग एग्जैक्टली, टू लेट यू नो व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी। 93% लोग लॉस में। बिल्कुल। दूसरा, गवर्नमेंट ने सब्सटेंशिएट भी किया उसको अमाउंट के साथ कि इतने लाख करोड़ का नुकसान है। एग्जैक्ट फिगर दी थी। एग्जैक्ट। तीसरा, गवर्नमेंट ने क्या किया कि ऑब्जर्व किया कि जो एक्सपायरी डेट को ऑप्शंस में ट्रेडिंग बहुत बढ़ गई है, उसको कब करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। प्लस वीकली ऑप्शंस जो है उनको लिमिट करने की कोशिश की गवर्नमेंट ने। किया है, कोशिश नहीं की, स्टेप्स लिए हैं। केवाईसी नॉर्म्स जो हैं वो बहुत गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट कर दिए हैं। आपको आईटीआर की कॉपी शेयर करनी पड़ती है, जो कि पहले नहीं करनी पड़ती थी। इतने सब चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने के बावजूद भी बियॉन्ड लिमिट आप लोगों को नहीं रोक सकते। मार्जिन्स रिड्यूस हुए हैं F&O में, जैसे मार्जिन्स गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं। अच्छा, बढ़ा दिए। कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ा दिया है गवर्नमेंट ने। ओके। तीसरा, आपको एडिशनल मार्जिन भी देना पड़ता है। इंट्राडे मॉनिटरिंग स्टार्ट कर दी है गवर्नमेंट ने ब्रोकर्स के थ्रू। गवर्नमेंट डिस्पाइस करती है ट्रेडिंग। बीइंग फ्रॉम द इंडस्ट्री, 99% ऑफ द पीपल आई नो, हाई नेटवर्थ क्लाइंट्स ने नुकसान किया है ट्रेडिंग में। कॉम्पेंसेट कहाँ किया है? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे, बाय एंड होल्ड में उन्होंने पैसे कमाए हैं। ओके। ट्रेडिंग का नुकसान जो है उससे कई ज़्यादा पैसे वहाँ कमाए, इसलिए उनको पता नहीं चला। बट जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो गलिबल इन्वेस्टर है, जिसको ये सब्ज बाग दिखा के बुला लिया जाता है मार्केट में, दोनों तरफ से नुकसान है। जो ये शॉर्ट टर्म 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन का कोर्स है, आपको लगता है 15 दिन का कोर्स करने के बाद में आप एक सस्टेनेबल बिजनेस बना सकते हैं इसको? नहीं, ये सस्टेनेबल प्रोसेस नहीं है। एक चीज पूछी सी, जैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो कोई एक स्टॉक लेकर आते हैं, हाँ, उस पर बताते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, अच्छा है। अब होता क्या, अगले दिन जब मार्केट खुलती है तो उसमें बाइंग होती है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। और उसके बाद वो गिरता भी ऑब्वियसली, क्योंकि हाँ, ऊपर गया है, हाँ। तो वो लोग पैसा बना के निकल जाते हैं। और ये चीज यूट्यूब पे बहुत होती है, अंधी होती है। एक वीडियो बना लेंगे, उसकी एड चलाएंगे, और फिर वो वीडियो भी डिलीट, वो चैनल भी डिलीट, खत्म काम। इसको रोकने के लिए कुछ कर रही है गवर्नमेंट? ये लीगल है क्या है? देखिए, लीगल तो बिल्कुल भी नहीं है, एब्सोल्युटली इलीगल है ये पंप एंड डंप है। हाँ, करेक्ट। ठीक है, सर्कुलर ट्रेडिंग भी होती है इसके अंदर। दूसरा क्या है कि प्राइस जो जैकअप करते हैं ये बेसिकली, तो आपको एक माहौल बना देंगे किसी चीज़ के पीछे, और उसके बाद में स्टॉक्स इनके पास हैं ही, और आप खरीदारी करें उसके साथ साथ ये भी खरीदारी करेंगे, तो एक प्राइस एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाता है। मैं लेमन टर्म्स में समझा रहा हूँ आपको। फिर ये सिस्टमैटिकली अच्छी न्यूज़ लाते रहेंगे अपने चैनल के थ्रू, बाकी चीज़ों के थ्रू, और डंप करते जाएंगे शेयर्स। ऑल ऑफ अ सडन आपको लगेगा कि इनका सारा शेयर्स आपके पास है और आपका सारा पैसा इनके पास है। आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटेल इन्वेस्टर्स, गलेबल इन्वेस्टर्स। होता क्या है कि ये हर केस में नहीं होता, 10 में से 1 केस में आपको ये पैसा कमाने देंगे, ताकि आपका जो फेथ है वो रीइंफोर्स हो जाए कि पैसा तो बनता है इसमें। ठीक है, तो ये मल्टी लेवल मार्केटिंग की तरह है बेसिकली, जहां से आज तक किसी ने पैसा नहीं कमाया। नहीं, सिमिलरली ये चीज भी वैसी ही है, उल्टा अपनी इमेज और खराब कर ली। बिल्कुल, लोग जुड़ते भी नहीं है मुझसे। बिल्कुल। अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो बड़ी मूवीज पॉपुलर हैं, जैसे अभी एक मूवी आई लकी भास्कर के नाम से, बहुत चली हो, लोगों को बहुत अच्छी लगी वो मूवी। उसके बाद हर्षद मेहता के ऊपर मूवी आई, बहुत सही, बहुत बहुत चली।
आई थिंक काफ़ी लोगों को पता है, बट मैं स्टिल बताना चाहता हूँ कि लकी भास्कर जो है इट्स अ फिक्शनल स्टोरी। वो स्टार्टिंग में डिस्क्लेमर में लिखा हुआ है। डिस्क्लेमर में आ जाता है। ये चीज़ें अच्छी बहुत लगती है देख के, ठीक है ना। ये एक आपका डोपामिन रिलीज होता है आपके ब्रेन में, ठीक है ना। आपको ये फील गुड फैक्टर आता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है देख के ये सब। अगर आपको रियल टाइम स्टॉक मार्केट मूवीज देखनी है ना, कि कहाँ से इंसेप्शन होता है और कहाँ जाके ये चीज़ें खत्म होती है, कुछ अच्छी इंग्लिश मूवीज है, मैं आपको बताता हूँ। एक मूवी है वॉल स्ट्रीट के नाम से, मिस्टर गॉर्डन गेको का पार्ट जो है उसमें मेमोरेबल पार्ट है। आप उस मूवी को देखिए, उसके बाद देखिए कि एंड कहाँ होती है वो मूवी, ओके। ठीक है। उसके बाद माइकल लुइस की किताब थी बिग शॉट, उस पर एक मूवी बनी थी द बिग शॉट करके। वो मूवी आप देखिए, आपको पता चलेगा फाइनेंशियल क्राइसिस का इंसेप्शन कहाँ हुआ था और एंड कहाँ पे हुआ था, करेक्ट। ठीक है। उसके बाद एक पुरानी मूवी है, निक लीसम बोल के एक ट्रेडर हुआ करते थे, वो एक बारिंग्स बैंक होता था, उसमें ट्रेडर थे और उन्होंने उस बैंक को तबाह कर दिया था। अच्छा, रूक ट्रेडर नाम है मूवी का, आप जरूर देखिए, देखने लायक मूवी है। तो वैसा सा लग रहा है जैसे बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ हुआ था, जॉर्ज सोरोस ने किया था, हाँ। उससे कम नहीं था ये, ओके, उससे कम नहीं था ये। पूरा पूरा बैंक ही। हाँ, आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर अभी हम डिस्कस करने जाए ना तो वो नहीं, काफी। वो ठीक है। एक और मूवी है, इसका नाम है मार्जिन कॉल। तो एक कैरेक्टर है उसमें सलिवन, तो वो आइडेंटिफाई करता है कि फॉल्ट है कहीं पे, ओके, ठीक है, और थिंग्स आर नॉट एडिंग अप, उसी को लेके रिस्क में कहीं फॉल्ट है और उसी को लेके मूवी पूरी बनी हुई है, द मार्जिन कॉल। अमेजिंग मूवी। एक्चुअली मूवीज में ऐसा होता है ना, जैसे भी आपने बताया लकी भास्कर हो गई या हाँ। हर्षद मेहता वाली हो गई, इसमें एक ऐसा बंदा जो लिटरली कुछ भी नहीं था, हाँ, वो काफी कुछ अचीव कर लेता है। बिल्कुल तो लोग उसको अपनी तरह देखते हैं कि भाई ये हमारे पास भी कैपेबिलिटी है, लेकिन अभी हो नहीं पा रहा, मौका नहीं मिल रहा। तो ये जनरली अगर आप देखोगे, इसकी फैसिनेशन मिडिल क्लास में ज्यादा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ऐसा है ना कि उस मूवी का मूवी की जो शुरुआत है वो भी फिक्शनल है और अंत भी फिक्शनल है उसका, ठीक है। बट काफी कनेक्टेबल है और कि भाई इसका बंदा हर्षद इतना। मेहता के ऊपर जो मूवी बनी हुई है, उसका स्टार्ट भी रियलिस्टिक है और उसका एंड भी ऑलमोस्ट क्लोज टू रियलिज्म है, ठीक है, मर ही गया था वो। ठीक है ना। और मूवी अगर कभी बनेगी ना किसी अच्छे इन्वेस्टर के ऊपर से, मे बी वॉरेन बफे के ऊपर कभी मूवी बनेगी, नंबर 1 इन्वेस्टर है वर्ल्ड के, बड़ी बोरिंग होगी, ऑब्वियसली कुछ है ही नहीं उसमें। बड़ी बोरिंग होगी, Correct. क्योंकि वो सही तरीका है, वो अच्छा नहीं लगता किसी को भी, वो ब्रैग भी नहीं करते। वो ब्रैग नहीं करते, वो तकलीफ वाला रास्ता है, कोई लेना नहीं चाहता उसको। मैं इन मूवीज के बारे में आपको इसलिए बोल रहा हूँ ना, ये रियलिज्म के काफी नजदीक है मूवीज, आपको बड़ा अच्छा लगेगा ये मूवीज देख के। डोपामिन हिट होगा। एक मूवी डोपामिन हिट नहीं होगा, रियलिज्म के साथ में आपका फेस टू फेस होगा, सामना होगा। एक मूवी आई थी द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, ठीक है, उसी के बाद फैसिनेशन बढ़ी थी। सिनेमैटिक लिबर्टीज ली है, हर मूवी में लेते हैं लोग, बट इट इज बेस्ड ऑन अ पर्सन। करेक्ट। अभी मोटिवेशनल स्पीचेस देते हैं वो सर। एग्जैक्टली। सो स्टार्ट जो है मूवी का, ठीक है, काफी चीजें उसमें रिलेटेबल हैं, बट आप एंड देखिए उस मूवी का क्या है। करेक्ट। तो आप कंक्लूड करना चाहिए कि जिस बंदे ने स्टार्ट किया है ना, ये वो कहाँ पहुंचा है, क्या हुआ उसका। एक मूवी आई थी, मैं मार्केट से हट के आपको एक मूवी बताता हूँ, कैच मी इफ यू कैन करके एक मूवी आई, देखिए मैंने, ठीक है ना। फेक बिल्स बनाते हैं। एग्जैक्टली, मिस्टर अबिगनल, हाँ, एबिगनेल। अमेजिंग अमेजिंग गाय। अगर आप उनके इंटरव्यूज अभी देखें ना यूट्यूब में जाके, यू विल बी फैसिनेटेड बाय हिज कमांड ओवर द लैंग्वेज, हिज माइंडसेट। और बाद में अगर आप लेटर पार्ट ऑफ द मूवी देखें तो कैसे गवर्नमेंट एजेंसीज उनकी हेल्प लेती है फ्रॉड डिटेक्शन में। लेकिन अंत क्या हुआ उनका, जाना तो उनको भी पड़ा बिहाइंड द बार्स। करेक्ट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देयर मूवीज एंड आवर्स। ओके, क्रिप्टोज के बारे में आपका क्या टेक है? करेंसी ऑफ द फ्यूचर। मानते हैं आप ऐसा? एब्सोल्युटली, क्योंकि कोविड में तो आग लगा दी थी इन्होंने। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। देखिए क्या होता है ना कि यू ऑलवेज हैव, अभी अगर बिटकॉइन को छोड़ दें तो बाकी सारी तो उतनी नहीं चल रही। देखिए मैं आई वाज जस्ट कमिंग टू इट।
देखिए क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें ना, तो देन अगेन वो जो ट्रेडिंग वाला फैक्टर आ जाता है ना उसके अंदर, दैट इज़ बैड। ये जो डुबियस क्रिप्टो एक्सचेंजेस बने, प्लस इसको जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने प्रमोट किया, जबकि गवर्नमेंट हमेशा ये बोल रही थी कि हमारे रेगुलेशन के बियॉन्ड है, और दिस इज इन फैक्ट यू कैन बी चार्ज क्रिमिनली ऑल्सो अगेंस्ट दिस। हाँ, डार्क वेब पे चलती डार्क है। वेब पे चलता था। तो गवर्नमेंट ने कोशिश बहुत की है, रेगुलराइज भी नहीं है। फिर भी क्या है ना, वो जो एक किक होती है ना जल्दी पैसा बनाने की, ह्यूमन नेचर है, नॉट फ्रॉम नाउ, करेक्ट। सिंस टाइम इमेमोरियल इट हैज बीन द वे ऑफ लाइफ। किक मिलती है इंस्टेंट पैसा बनाने की, तो लोगों को क्या लगता है ना, वन स्टेप अहेड चलते हैं। जब पहले ट्रेडिंग में आए, फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में आए, उसके बाद में ऑप्शंस में आए, उसके बाद लगता है क्रिप्टो में जाएं, ठीक है। तो गैम्बलिंग हैज बीन अ वे ऑफ लाइफ, तो क्रिप्टोज में भी यही हुआ है। बट जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है किस तरीके से काम करती है लेमैन टर्म्स में, क्योंकि लोगों को समझने में दिक्कत होती है ब्लॉकचेन किस तरीके से काम करता है। ब्लॉकचेन सिर्फ करेंसी में नहीं है, ब्लॉकचेन आपके मैक्सिमम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और बहुत सारी चीजों में, बैंकिंग में अमेजिंग तरीके से इंटीग्रेट हो सकता है, हो रहा है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग डिबेट है बाय वर्सेस रेंट की, हाउस को लेकर के। आपका इस पर क्या टेक है? खरीदना चाहिए, रेंट कर लो? बाइंग अ हाउस इज एन इमोशन, ठीक है, तो आप उसको इक्वेट नहीं कर सकते हैं किसी भी और चीज के साथ। फाइनेंशियल टर्म्स पे अगर हम बात करें, लेट्स से वी टॉक अबाउट योर सेकंड हाउस और अ सेकंड फ्लैट, इन्वेस्टिंग इनटू अ फ्लैट 95% of the time is a bad idea. ओके, क्यों? Investing into a piece of land or investing into a house wherein you have land rights has turned out to be fruitful 95% of the times. Number one. Number two, आप अगर कैलकुलेट करो ना कि आप रेंट पे रह रहे हो और EMI जो आप देना चाहते थे वो आप SIP अगर कर रहे हो, मार्केट से रिटर्न्स आ रहे हैं, तो you will always see the balance will be more tilted towards staying on rent and investing into mutual funds and other instruments. But since buying a house is an emotional decision, so to each his own. मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि अगर आप कोई कॉमर्शियल बेनिफिट नहीं डिराइव कर रहे हैं ना अपनी प्रॉपर्टी से, बेटर टू लिव ऑन रेंट in a good locality and invest the balance part. एक सर्टेन एज के बाद तो खरीद ही लेना चाहिए, क्योंकि जब Exactly. आपको स्टे करना है। बिल्कुल, तो आपके जो फॉर्मुलेटिव ईयर्स होते हैं ना, जब आप करियर स्टार्ट करते हैं और आपने अगर SIP स्टार्ट की, सिमिलरली आपने EMI बांध ली ना अपने ऊपर एक सर्टेन अमाउंट, तो आप अपने आप को ना एक लेवल पे जाने के बाद आप अपने आप को बड़ा बंधा सा महसूस करते हैं। नाइस। आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप ऑफिस में, मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ है ये, आप ऑफिस में काम कर रहे हैं, लाख रुपए की EMI है आपको पे करनी है, बॉस के साथ आपकी बनती नहीं है, काम आपको पसंद नहीं है, आप अटक गए वहां बहुत बुरी तरह से। करेक्ट। अगर आपसे कोई गलती हो गई या कोई डाउनटर्न आ गया मार्केट में, जैसे 2008 के बाद जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी, आई फेस दैट, उस समय क्या करेंगे आप? जैसे मुंबई की अगर हम बात करें, वहाँ बहुत सारी इस तरह की बिल्डिंग्स हैं जिनमें एक्टर्स, डेली सोप्स में जो एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं काम करते रहते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम लोग रेंट पे रहते हैं। वो नहीं खरीद सकते हैं, बट खरीदते नहीं, रेंट पे रहते हैं। तो यही माइंडसेट नहीं, उनका माइंडसेट ये नहीं है। बॉम्बे इज वेरी एक्सपेंसिव। यस, डेफिनेटली। आपको लगता है, आप अगर लिस्ट निकाल के देखें ना कि एक्टर्स हु हैव गॉन बैंकरप्ट, आपने शायद कभी ट्राई नहीं किया होगा निकाल के देखने का। नहीं। सेलिब्रिटीज हु हैव गॉन बैंकरप्ट नाम आता है, जैसे अमिताभ बच्चन के साथ हुआ था, लेकिन वो वापस उठ गए। यू विल बी शॉक्ड। आप बाकी नाम चेक कीजिए उसमें। एक टाइम ऐसा था कि हमारे बहुत बड़े एक्टर थे, वो भी इस प्रॉब्लम में फंस गए थे। अमिताभ बच्चन से भी बड़े एक्टर का नाम लेना नहीं चाहता हूं मैं। ओके। हमारे 4-5 बहुत बड़े एक्टर हैं, आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगी डिटेल्स। ओके। दूसरा क्या है, जो बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि मैं सोच रहा हूँ इसको कैसे प्लेस करूँ। एक थिएटर एक्टर जो होता है ना,
एक सॉरी नॉट थिएटर एक्टर, एक डेली सोप एक्टर जो होता है, आपको क्या लगता है ऊपर से लेके नीचे तक सारे एक्टर्स को एक ही तनख्वाह मिलती होगी? नहीं, नहीं। हायरार्की है उसमें। बड़ों की बात अगर छोड़ देना तो नीचे वालों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो उनको सरवाइव करना है बॉम्बे में, आगे का काम भी चाहिए उनको, प्लस उनको अट्रैक्टिव भी दिखना है, प्लस उनको जिम भी जाना है, प्लस वो किसी छोटी लोकेशन में भी नहीं रह सकते। तो वही जो यंगस्टर के साथ मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, वही प्रॉब्लम उनके साथ है वहाँ पे। करेक्ट। तो आपको रहना है अप मार्केट लोकेशंस पे बॉम्बे में, दे आर डैम एक्सपेंसिव, वेरी वेरी एक्सपेंसिव, नंबर 1। नंबर 2, आपको कपड़े ब्रांडेड खरीदने, छोटे मोटे ब्रांड के नहीं, इंटरनेशनली सेलिब्रेटेड डिजाइनर्स के ब्रांड आपको पहनने। करेक्ट। बॉडी के फिटनेस का ख्याल गैजेट्स आपको एक्सपेंसिव यूज गैजेट्स आपको जो एक्सपेंसिव, हेडफोन 5,000 में आता है वो 1 लाख का लगा। गाड़ियां आपको रखनी है एक्सपेंसिव, ओके। ठीक है। उनका तो वो रीजन है वहां पे, मतलब मेंटेनिंग लाइफस्टाइल का ही इतना ज्यादा खर्चा है। बहुत मेजर चैलेंज है। घर लेने की बात जहां तक आती है, आप जनरली आपने देखा होगा कि 2 एक्टर एक्ट्रेस जो सीरियल में काम कर रहे हैं, दे गेट मैरिड एंड देन दे प्रॉब्ली डिसाइड टू बाय अ हाउस और समथिंग लाइक दैट, या फ्लैट, सॉरी, हाउस इज अ ड्रीम इन बॉम्बे, फ्लैट खरीदने के बारे में जब पहले के एक्टर्स का तो समझ आता है कि चलो वो ले सकते हैं, अब वाले तो नहीं, ऐसा नहीं है। पहले भी अगर आप देखें ना तो आपने पहले क्या था कि एक आपको जो पर्दे पे एक्टर्स दिखते थे ना वो लिमिटेड थे, लिमिटेड लोग थे, लिमिटेड लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे और चीजें इतनी ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं थी बॉम्बे में, इसलिए वो खरीद लेते थे। फिर ऐसा नहीं है एक्सपेंसिव नहीं थी, अपने जमाने के हिसाब से उस समय भी बहुत एक्सपेंसिव थी चीजें, बट वो खरीद सकते थे। ये इनके साथ ये डिलेमा हो जाता है। बड़े एक्टर्स के साथ क्या होता है कि आप जो देखते हैं ना, ये एक्टर ने 70 करोड़ का ये फ्लैट खरीद लिया, 50 करोड़ का ये फ्लैट खरीद लिया, आपने उनका पूरा फाइनेंशियल पिक्चर नहीं देखा है कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो दैट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ इट। अगर मेरा टोटल कॉर्पस 1000 करोड़ का है, उसमें से मैंने अगर 70-80 करोड़ का फ्लैट खरीद भी लिया, सही बात है, क्या ही फर्क। ठीक है। बिजनेसमैन का मैं आपको बताता हूँ, आई थिंक इसके अंदर बहुत से और भी लोग आ जाएंगे, मैं सेलिब्रिटी का स्पेसिफिक नाम नहीं, बिजनेसमैन या लोगों के पास में ना कैश इनकम होती है काफ़ी। इंडिया में गवर्नमेंट ने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं कैश डिप्लॉय करने के। इक्विटी मार्केट्स में आप आ नहीं सकते। क्यों? इक्विटी मार्केट में आप कैश कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे? हाँ, करे। ठीक है, इक्विटी मार्केट इज वन ऑफ द एग्जांपल, नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट आप करा नहीं सकते, पीपीएफ एनपीएस आप कर नहीं सकते, और किसी जगह आप इनफैक्ट अब तो आप बाहर जा रहे हैं तो उसमें भी दुनिया भर की स्क्रूटनी होती है। आई एम टॉकिंग अबाउट अगर आप बाहर घूमने जा रहे हैं तो आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा है कैश लगाने का, रियल एस्टेट। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब रियल एस्टेट में जो पैसा लगा रहे हैं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं कह रहा। माई वर्ड शुडंट बी टेकन अदरवाइज, नोन फैक्ट है, ये नोन फैक्ट है। कहो ना कहो। थोड़ा सा टैक्सेशन डिस्कस करना चाहूंगा मैं। हाँ, इस रिगार्ड, मतलब इस बारे में कि जैसे इंडिया में जो टैक्स है बहुत ज़्यादा है। हाँ, इसको अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, हाँ, हमारे ही लेवल की, चाहे डेवलप्ड हो, हाँ, क्योंकि पॉपुलेशन के लिहाज से तो नहीं हाँ, मिलेगी, तो जितना टैक्स इंडिया में है उन कंट्रीज में कितना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इंडिया में इतना टैक्स ज़्यादा होने के बाद भी क्या हमें वो फैसिलिटीज़ मिल रही हैं एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज में जितना टैक्स है और उनको जो फैसिलिटीज़ मिलती है? देखिए, ऐसा है कि इंडिया में मिडिल क्लास इसलिए परेशान नहीं कि उसको टैक्स बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। अगर आप लिटरली बात करें ना, किसी से बैठा के समझने की कोशिश करें, तो उनको प्रॉब्लम नहीं है टैक्स देने में, चाहे उन्हें मिल कुछ ना रहा हो रिटर्न में। मैं एम जस्ट कमिंग टू इट। उनको टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टैक्स रेट्स अगर आप बाहर भी देखें ना तो टैक्स रेट्स बहुत हाई है। अगर आप इफ़ यू गो टू नॉर्डिक कंट्रीज लाइक स्वीडन, डेनमार्क, यहाँ पे अगर आप जाएँ तो वहाँ इंडिया से भी ज़्यादा टैक्सेशन है। मगर वहाँ पे एजुकेशन फ्री है, वहाँ जो बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, यहाँ मिडिल क्लास के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो वो पैसा दे रहे हैं उसके बदले उनको कुछ मिल नहीं रहा। कुछ नहीं मिल रहा मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा। बाहर चले जाओ, टूटी सड़कें हैं, सड़कें टूटी हैं, हवा नहीं है सांस लेने के लिए। अभी हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, दे शुड बी डिपेंडेंट ऑन द गवर्नमेंट, लेकिन आपको खुद अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ रहा है। बच्चे आपके, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बोले हमने ऐसा स्कूल बना दिया, वैसा बना दिया, ऐसी एजुकेशन सिस्टम कर दिया, वैसा हेल्थ केयर कर दिया, कुछ नहीं है। फार्स है सारा का सारा। ये एक पर्दा है जो आपके आंख के सामने खींचा हुआ है। मिडिल क्लास के लेवल की मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। उनके बच्चे जिस स्कूलों में पढ़ सके वैसे अच्छे स्कूल नहीं है। अगर उतने अच्छे स्कूल होते तो हमारे पॉलिटिशियंस के, हमारे सेलिब्रिटीज़ के बच्चे उन स्कूलों में क्यों नहीं पढ़ते, सरकारी स्कूलों में? वो क्यों नहीं जाके वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ इलाज कराते हैं? हल्का सा मेरे आँख नाक में दर्द होता है, मैं तो सीधा सिंगापुर और लंदन भाग जाता हूँ। क्यों? मिडिल क्लास, इसीलिए मिडिल क्लास को फैसिलिटीज़ चाहिए।
और ज़्यादा प्रॉब्लम इसलिए हो गई लोगों को, या लोग अवेयर इसलिए हो गए क्योंकि जैसे लोग बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाके और वहाँ देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, फिर जब वापस आते हैं तो उनको लगता है कि यहाँ दे फील चीटेड, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नमेंट भी मजबूर है। हमारा सोशल सिस्टम ऐसे बना हुआ है, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि कुछ एक सेक्शन है सोसाइटी का जो इतना ज़्यादा पैसा कमा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा उस सेक्शन में सभी लोग पैसा कमा रहे हैं, बट उस सेक्शन में जो स्पेसिफिक लोग पैसा कमा रहे हैं उनके ऊपर जीरो टैक्सेशन है। एग्रीकल्चर की बात करें, इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स कम है, इनकम टैक्स और जीएसटी से भी तीसरे नंबर पे आता है। मैं आऊँगा उस पर भी आऊँगा, मैं अब डिस्कस करेंगे उसके बाद उसके बारे में भी। एग्रीकल्चर पे टैक्स लग रहा है आपको जीरो टैक्सेशन है एग्रीकल्चर के ऊपर। किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अन्नदाता जो है हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड है, बट उसमें भी एक क्रीमी लेयर है। 10% लोगों की ऐसी क्रीमी लेयर है जो जबरदस्त पैसा बना रहे हैं उसमें से। आप फैदम नहीं कर सकते इतना पैसा बना रहे हैं उसमें से। सरकार को क्या तकलीफ है उनको टैक्स लगाने में? आप लगा नहीं सकते। क्यों? वोट बैंक। ओके। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप उनको टैक्स नहीं लगा सकते। कॉर्पोरेट टैक्सेशन की आपने बात की, कॉर्पोरेट टैक्सेशन हाई है, लेकिन कॉर्पोरेट्स की अगर आप बात करें, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, गवर्नमेंट क्या है इसके बारे में कुछ भी बोले, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इज नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल इन इंडिया। बट गवर्नमेंट तो ढिंडोरा पीटती है कि हमारी रैंकिंग इंप्रूव हो गई, इसमें होती जा रही है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना हो, हाँ। आपको कंपनी में एक नाम सिलेक्ट करके उसके नाम पे आपको कंपनी रजिस्टर करानी हो, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ आपको आपका इंटरेक्शन हो, या जो वेरियस रेगुलेशंस है जिसके अंडर आप आते हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू बिजनेस इन इंडिया। एंड विच हंटिंग होती है यहाँ पे। बट अभी उनके प्रॉफिट्स काफ़ी हाई लेवल पर थे कॉर्पोरेट्स की, तब तो टैक्स बढ़ाया जा सकता था अगर गवर्नमेंट चाहती तो। देखिए ऐसा है, सिलेक्टिव कॉर्पोरेट्स की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पे। कॉर्पोरेट्स को टैक्सेशन कॉर्पोरेट के पीछे कम है, प्लस वो एक्सपेंसेस जो है, एक्सपेंसेस भी आप क्लेम कर सकते हैं अपने इनकम में से, तो बेनिफिट है। बट ऐसा है कि जो सबसे बड़ा सेगमेंट जो है, जो रोजगार दे रहा है, एमएसएमई ही तो। एमएसएमईज हैं और भी बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, उनका गला दबाना सही है आपके हिसाब से? ओके। जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट के अंदर एक सर्टेन सेक्शन को टैक्स फ्री फैसिलिटीज मिलती हैं, उसमें जो पैसा खर्च होता है, हमारे वीवीआईपी कल्चर को जो मेंटेन करने के लिए पैसा खर्च होता है, आप सोच नहीं सकते उस अमाउंट को कितना पैसा खर्च होता है। ठीक है। प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेशन इतना ज़्यादा, गवर्नमेंट सोचती है कि भाई ऐसा है कि हम लोगों से डायरेक्ट टैक्स तो ले नहीं सकते, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस जीएसटी के थ्रू, पेट्रोल सरचार्जेस, ये वो लगा के लोगों से कितना पैसा निकल सकता है वो निकाल लो। जीएसटी में तो इतना ट्रोल भी हो रही है। पेट्रोल के पैसे जितने बढ़ा सकते हैं बढ़ा के रख लो। गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये पैसा ले रही है और डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। नॉट ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ने भी अभी ये फ्रीबीज का जो इतना ज़बरदस्त कल्चर चल रहा है, ये हमारे लिए आगे जाके बहुत बड़ी तकलीफ पैदा होने करने वाला है। वी आर रिजरेक्टिंग अ फ्रैंकेस्टाइन। बट जैसे अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात कर रहा था, उनके लिए टैक्सेशन एक इन्वेस्टमेंट की तरह है कि आपको एजुकेशन फ्री मिल रही है, हेल्थ केयर फ्री मिल रहा है। बिल्कुल। तो अगर इतना टैक्स लेकर के अगर एजुकेशन हेल्थ केयर फ्री मिल जाए तो इसमें कोई इशू तो नहीं है। वो फ्री उसका सबसे बड़ा इशू ये है कि वोट देने वाले नीचे वाले लोग हैं, गवर्नमेंट को पैसा कंट्रीब्यूट करने वाले ऊपर वाले लोग हैं। ठीक है। पॉलिसी डिसीजंस गवर्नमेंट के साथ बनाने वाले ऊपर वाले लोग हैं। गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में जाएगी, किस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, वो एकदम नीचे तबके के लोग हैं। बीच में जो मिडिल क्लास है वो इग्नोर्ड है, फ्रैगमेंटेड और इग्नोर्ड है। इसीलिए जब तक आपकी इम्पोर्टेंस इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर नहीं होगी, इलेक्टोरेट में आप जब तक आपका एक से नहीं होगा, तब तक आपकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट नीचे बताना। मिलेंगे फिर किसी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।